बताओ भाई, क्या हाल चाल है? बढ़िया। पीछे क्या हाल चाल सबके? चलिए क्लास स्टार्ट करें। जल्दी बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ। पहला प्रश्न आपके सामने है, आंसर करिए एक बार। पहले बैठो। बी है 2 नंबर। ठीक। पहले बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। जगह नहीं है। बैठो, जल्दी बैठो एक बार सारे। देखो, यहां ध्यान दो एक बार। यहां पर ध्यान दो बोर्ड पर। यहां से इस तरीके से देखोगे तो यहां से आपको एक राज्य दिखेगा, इसका नाम है कौन सा? मध्य प्रदेश। कौन सा है भाई? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से अलग हुआ जिसका नाम है छत्तीसगढ़। देखो, ये है हमारा बिहार। कौन सा है? बिहार। और बिहार के यहां पर आप देखोगे बिहार से, तो यहां से जो लगता है, कैसे तुम्हारा बोर्ड हैंग हो रहा है नीतीश जी? बोर्ड हैंग होता है तुम्हारा यार। यहां अरे छींकना नहीं है बावड़ा, पहले ही प्रश्न पे छींक रहा है ना? छींकना नहीं है, ठीक है। देखो ध्यान दो, यहां पर मध्य प्रदेश हो गया, ये राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान है ना। और एमपी और राजस्थान के इस तरफ पड़ता है गुजरात। गुजरात है ना। और एमपी से अलग हुआ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़। और भाई छत्तीसगढ़ के बगल में और बिहार के नीचे कौन सा है? झारखंड। और एक बात तो आप सभी जानते हैं कि बिहार और झारखंड के इस तरफ पड़ता है पश्चिम बंगाल। बताओ एक बार, इन राज्यों की स्थिति समझ में आई कि नहीं आई? राज्यों की अवस्थिति को समझो एक बार। सारे लोग बैठ जाओ। सिर्फ सारे लड़के बैठ गए, ये लड़कियां नहीं बैठ पाई हैं बस केवल। ए लाडो बैठ जाओ, कहीं जगह बैठा लो भाई इनको। ए भाई बैठाओ, इधर बैठाओ, कहीं बैठाओ इनको, बैठाओ, थोड़ा थोड़ा करो, जगह करो। जगह ही नहीं है। चलो ध्यान दो एक बार। सबसे पहले कौन आ गया? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, पश्चिम बंगाल। सुन लो एक बार, इमेजिनेशन से याद करो, इमेजिनेशन से ना, रटना नहीं है। इमेजिन हमने किया कि एमपी के बगल में छत्तीसगढ़, एमपी के इस तरफ गुजरात, एमपी के इस तरफ राजस्थान, और छत्तीसगढ़ के बगल में झारखंड, और झारखंड के बगल में पश्चिम बंगाल। और यहां से एक रेखा गुजरती है, और इस रेखा को किस नाम से? कर्क रेखा। कितने राज्यों से? 8। अब ये तो 6 है ना, ये तो 6 है। तो 2 राज्य कौन कौन से हैं? सुनो 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 सुनो, ध्यान से सुनो एक बार। यहां से देखोगे तो यहां से देखोगे तो यहां से आपको एक दिखेगा, और ये नॉर्थ ईस्ट है हमारा, पूर्वोत्तर भारत है। और पूर्वोत्तर भारत में आप जब देखोगे तो यहां पर आप देखेंगे तो ये यहां पर एक राज्य है सिक्किम। और यहां से जब आप देखते हो तो ये जो राज्य है ना, ये पश्चिम बंगाल। और यहां पर ये जो राज्य है ना, इसका नाम है मिजोरम। कौन सा राज्य है? मिजोरम। ये मिजोरम है। और यहां पर देखो 3 ओर से घिरा हुआ है, इसका नाम है कौन सा? त्रिपुरा। तो ये यहां पर आ गया आपका कौन सा? त्रिपुरा। ये त्रिपुरा है। और यहां पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा से होकर के ये रेखा कौन सी आई? कर्क रेखा। तो देखो, सबसे पश्चिम की तरफ जो आप गए तो गुजरात, गुजरात के ऊपर राजस्थान, राजस्थान के इधर एमपी, एमपी से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम।
सबको याद हो गया? तो इसको ऐसे ही याद करना है, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अब प्रश्न देखो एक बार क्या पूछा है। प्रश्न पूछा है कि भारत में निम्नलिखित राज्यों में से उन्हें पहचानिए जहां से कर्क रेखा गुजरती है, और उन्हें ध्यान से सुनिएगा एक बार, किस क्रम में रखना है? पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम के क्रम में लगाइए। समझे बात को? तो अब आप पूर्व से पश्चिम चलते हो, तो पूर्व से पश्चिम, पूर्व में सबसे पहले मिजोरम, दूसरा त्रिपुरा। अब देखो क्या, सुनो 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 सुनो, क्या यहां पर मिजोरम है? क्या त्रिपुरा है? चलिए छोड़ दीजिए, नहीं है तो फिर इसके बाद में कौन आएगा? देखो पश्चिम बंगाल, झारखंड। पश्चिम बंगाल है कहीं पर? तो 2 नंबर, तो पहले आ गया 2, फिर उसके बाद कौन सा था? झारखंड, यहां पर है ना, इसका मतलब हो गया 4। तो देखो 2 और 4, सही ऑप्शन कौन सा है? बी। आ गई सबको समझ में? छोटी सी बात समझ लो, केवल छोटी सी बात है, उसके बाद फिर अपने आगे चलेंगे। देखो एक छोटी सी बात बता रहा हूं, एमपी के बीचों बीच इस तरीके से होते हुए, और यहां बिहार में पड़ता है कैमूर, और यहां तक पड़ता है, इस पर्वत का नाम है विंध्याचल। कौन सा पर्वत है? तो मध्य प्रदेश के मध्य से गुजरने वाला पर्वत विंध्याचल। और ध्यान से सुनिएगा कि मध्य प्रदेश से एक नदी निकलती है, इसका नाम है माही। कौन सी आती है? माही। और माही नदी खंभात की खाड़ी में गिरती है, और यह कर्क रेखा को कितनी बार काटती है? 2 बार। यह ध्यान रखना है। कर्क रेखा पर स्थित राजधानी रांची है, और कर्क रेखा भारत को 2 जलवायु कटिबंधों, इसके ऊपर की तरफ शीतोष्ण और इसके दक्षिण में कौन सा है? उष्ण कटिबंध है। तो ये कुल मिलाकर के कुछ एक जानकारियां आपकी समझ में आ गई होंगी। बताओ सबको क्लियर है कि नहीं है? चलो आज घर जाके पढ़ना है कि कर्क रेखा पर स्थित देश कौन कौन से हैं। समझ में आई बात? चलो याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो पढ़ना है, ठीक है। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने, क्षेत्रफल के क्रम में चलो ठीक है, मान लिया, आता है, मान गया, मैं मान गया। क्षेत्रफल के क्रम में 3 बड़े राज्य, तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राजस्थान, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। एक लिमिट पे तो आप हारोगे कहीं ना। अब ध्यान से सुनो, ये तो आपको आता है, अब जो मैं सिखा रहा हूं उसको सीखो, है ना। क्या आप अल्फाबेट के क्रम में जचा सकते हैं शब्दों? तो अब अल्फाबेट के क्रम में आपको जचाना है। मैं जचा देता हूं अल्फाबेट के क्रम में कुछ नामों को, आप सिर्फ उसको सुन लो बस केवल। देखो अल्फाबेट के क्रम में एक आता है असम। सुन लेना एक बार, कोई भी बोलेगा नहीं, केवल सुनना, और सुनने के बाद में बताना मजा आया कि नहीं आया, ठीक है। आया? अभी कहाँ आया? असम अल्फाबेट के क्रम में। असम के बाद में दूसरा आता है, पहले अरुणाचल आएगा ना, पहले आएगा अरुणाचल, अरुणाचल आता है। फिर इसके बाद में असम आता है, असम के बाद में मणिपुर आता है, मणिपुर आता है। मणिपुर के बाद में मेघालय आता है, मेघालय आता है। मेघालय के बाद में, इसके बाद में मिजोरम आता है। कौन सा आता है? मिजोरम, मिजोरम आता है। इसके बाद में नागालैंड आता है, नागालैंड आता है। और नागालैंड के बाद में एक आता है, कौन सा? त्रिपुरा आता है। एक बार देखो, एक बार ध्यान से सुनो, है ना। मैं आपको फिर कह रहा हूं, कल भी मैंने कहा था भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। मैं क्लास में ये बात बताने नहीं आया हूं, मेरी बात को फिर से समझ लो आप। मैं इसलिए आया हूं क्लास में ताकि मैं आपको कुछ अलग चीजें बता सकूं। जैसे अगर मैं आपको कहूं कि जहां अलकनंदा है, जहां पर कौन सी है? अलकनंदा। इस अलकनंदा के साथ में एक नदी मिलती है पिंडर। कौन सी मिलती है? पिंडर। दोनों बनाती हैं कर्णप्रयाग। कौन सा प्रयाग है? मैं इसलिए क्लास में आया हूं, इसलिए टेस्ट के डिस्कशन में आया हूं कि अगर कुछ बच्चों को ये याद नहीं होते हैं कि कैसे याद किया जाए, तो मैं आपको ये बात बताने आ गया कि देखो पिंडर में भी ण है और कर्ण में भी ण है।
समझे कि नहीं समझे? तो अब आप एक चीज सीखेंगे कि हाँ यार इनको लिंक करके याद किया जा सकता है। समझे कि नहीं समझे? फिर से इस बात को समझ लो, मेरा यहाँ आने का उद्देश्य बिल्कुल भी सरल सरल चीज़ों को बताना नहीं है। 20 मिनट आऊँ, 20 मिनट में आप 5 चीज़ें सीखें, नई सीखें, आपको याद हो। मेरी बात समझे? मैंने अपने आप को बहुत समय दिया है। पिछले 12 सालों में से 6 साल लगभग स्कूल के अंदर पढ़ाए हैं और 6 से 7 साल लगभग कोचिंग इंडस्ट्री में पढ़ाया है। ठीक है ना? बिल्कुल ईमानदारी से और पूरी मेहनत के साथ में। ठीक है ना? इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप उस चीज़ का पूरा फायदा उठाएं। बात समझे कि नहीं समझे? तो अपने आए, मेहनत करें, 20 मिनट ही मेहनत करें, लेकिन 20 मिनट में आपको कुछ नया सिखा के जाएं। आप शाम को ये सोचो कि हाँ यार उस मास्टर से कुछ सीख के आए। समझे कि नहीं समझे? तो चलिए अब ध्यान दीजिए, क्या ये अल्फाबेट के क्रम में है? देखो ए वाले पहले आ गए, ए के बाद में एम आता है, इसके बाद में एम आ गया, फिर एन आता है, फिर टी आता है। फिर देखो ए के बाद में आर एस, फिर ए ई आई, सबको रीजनिंग पढ़ी होगी सबने, फिर एन और टी। अगर आपसे मैं अब पूछना चाहूं तो अब बताओ, अरुणाचल, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा। आज के बाद इनको आप अल्फाबेट के क्रम में जचा लेना। और कभी भी पूछे कि पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों वाले राज्यों का क्षेत्रफल की दृष्टि से क्रम क्या है, बड़े से छोटा, तो अल्फाबेट में जमा देना। अरुणाचल, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, मेघालय, अरे यार मैं कंफ्यूज हूं, ई पहले आता है ना? हाँ, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। समझ में आया कि नहीं आया? अरे समझे कि नहीं समझे? रटने की आवश्यकता नहीं। तो एक बार सारे बताओ कि पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्यों में बताओ क्रम क्या आएगा? अरुणाचल, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। ये है, ये सरल है ना? ये प्रश्न आएगा, जो सेलेक्ट होंगे वो सब करके आएंगे। बात समझे कि नहीं समझे? ये प्रश्न एग्जाम में जिस दिन पूछेगा उस दिन बहुत सारे लोग गलत करेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से नॉर्थ ईस्ट में सबसे बड़ा कौन सा है? क्षेत्रफल में नॉर्थ ईस्ट का सबसे छोटा त्रिपुरा। अब एक छोटी सी बात और मैं आपको यहां पर बता देता हूं, एक बात और समझ लो कि आता है कई बार कि सबसे बड़े राज्य तो राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, यूपी हो गया। सबसे छोटे कौन से? तो सबसे छोटे इसके अंदर कौन कौन आएगा बताओ? तो सबसे छोटे में आएगा, बताओ कौन सा? गोवा। गोवा के बाद में सिक्किम, इसके बाद में अब देखो कईयों की आवाज कम निकली है ना, त्रिपुरा। और फिर इसके बाद में नागालैंड, नागालैंड आएगा ना, नागालैंड आएगा, नागालैंड आएगा। इसमें तो फंसना ही नहीं है ना। सिक्किम कितनी बार क्या आता है? 2 बार। दूसरा सबसे छोटा है, जिसके नाम में ही 3 है, नहीं है क्या? जिसके नाम में ही 3 है वो तीसरा सबसे छोटा है। याद करने की जरूरत नहीं है। सबसे छोटा गोवा है, दूसरा सिक्किम है। क्या लाइट बंद करना है क्या भाई? देखना एक बार कौन सी लाइट बंद करवा रहे हैं। पहला सबसे छोटा गोवा, दूसरा सिक्किम, तीसरा, चौथा, ये सबसे छोटे हैं। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है ये राजस्थान, एमपी और महाराष्ट्र। तो सही कौन सा है? ए है। चलिए ये तो आप कर लोगे आराम से, और ये याद हो गए ना सबको? अरुणाचल, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। क्लियर है कि नहीं है? चलिए अगले प्रश्न पर चलें। अगला प्रश्न देखो, सुनो 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 को, मुझे पढ़ लेने दो एक बार। कौन सी राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? तो कौन नहीं है? मेघालय है, पश्चिम बंगाल नहीं है, अरुणाचल है, त्रिपुरा है। देखो एक बार ध्यान दो सारे, यहां से चलोगे तो इस तरीके से जब आप आओगे तो यहां पर आपके कौन कौन से राज्य आएंगे? तो देखिएगा ध्यान से एक बार, यहां पर जब अपने देखते हैं तो सिक्किम है, ठीक है ना? तो सिक्किम है। इस तरफ आप चलेंगे तो ये जो है पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल है, ठीक है ना? ये पश्चिम बंगाल है, ठीक है। और यहाँ पर आप आएंगे तो ये मेघालय है, ये मेघालय है। देखो विशेष बात क्या है सीखने की? सर आप कुछ अलग बताओ, सामान्य बातें सब बताते ही है, तो अलग क्या है इसको देख लो अब आप।
यहां से कुछ प्रश्न है जो अलग निकल सकते हैं, है ना। देखो क्या क्या प्रश्न निकल सकते हैं। तो भाई एक बात तो ये है, ये अरुणाचल है तुम्हारा, ये अरुणाचल है, ठीक है। ये यहाँ पर ये कौन सा है, नागालैंड, ये नागालैंड है। ये भाई कौन सा है, मणिपुर, ये मणिपुर है। ये कौन सा है सर, मिजोरम, तो मिजोरम। देखो बीपीएससी ने पूछा था अभी 68वीं या 69वीं में पूछा था कि म्यांमार की सीमा से लगने वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। देखो यहां पर जो दिख गया बीच में ये असम, देखो ये जो है ना मेघालय है, कौन सा है, मेघालय, मेघालय है, मेघालय है। और ये कौन सा है, सिक्किम है, सिक्किम है, ये सिक्किम है। और ये यहाँ पर वेस्ट बंगाल है। तो एक चीज तो ये है कि सिक्किम और पश्चिम बंगाल इसके भाग नहीं है। 7 बहनों में एक बहन अरुणाचल, दूसरी बहन नागालैंड, तीसरी मणिपुर, चौथी मिजोरम, 5वां त्रिपुरा, छठा असम, 7वां मेघालय। अब सुनो, एक लड़के ने कहा कि सर इसको भाई कह सकते हैं। मैं भाई फूफा कहो, मुझे क्या फर्क पड़ेगा। तो ऐसे कोई भी अपने मन से जोड़ तोड़ नहीं करना है कि 7वां भाई ये है और मौसी वो है। तो ये 7 सिस्टर के नाम से जानी जाती हैं। अब सुन लो, सिक्किम को थोड़ा सा ध्यान दोगे तो सिक्किम केवल एक पड़ोसी राज्य से लगता है। किससे लगता है, पश्चिम बंगाल। ऐसे ही मेघालय भी केवल एक ही पड़ोसी राज्य से सीमा बनाता है, और वो कौन सा है, केवल और केवल असम से लगता है। ये ध्यान रखना है इस प्रश्न का। तो पूर्वोत्तर भारत में अवस्थित 2 ऐसे कौन से राज्य हैं जो केवल एक ही पड़ोसी राज्य से लगेंगे। इसके अलावा भारत में कोई भी ऐसा राज्य आपको नहीं दिखेगा जो केवल एक राज्य से लगता है। एक सिक्किम है और एक कौन है, मेघालय। सिक्किम केवल पश्चिम बंगाल से, मेघालय केवल असम से। एक दूसरी बात आती है, 7 सिस्टर वाले 7 राज्य हैं। 7 राज्य में से बताओ असम कितने राज्यों से लगता है, 6। सुनो सुनो, विकल्प ए नंबर पे है ना, ऑप्शन आएगा 6, बी पे आएगा 5, सी पे आएगा 7, डी पे आएगा 8। देखो सुन लो, अपने एग्जाम में बहुत इमोशनल हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं। उसने कहा 7 सिस्टर के या 7 बहनों वाले राज्यों में असम की सीमा लगती है। तो अपने क्या समझते हैं दिमाग में, दिमाग कैसे काम करते हैं, देखो अपने समझते हैं कि 7 सिस्टर में कौन हो गया, असम। भाई 7 सिस्टर में 7 में से असम तो हट ही गया, कितने बच गए, 6। तो अपने पहला ही ऑप्शन कौन सा कर देंगे, 6। फिर बाद में पता चलेगा अरे यार असम तो किससे भी लगता है, पश्चिम बंगाल से। इसलिए असम की सीमा कितने से लगती है, 7। क्षेत्रफल में तो आपको पता चली गया, क्षेत्रफल में पहला, दूसरा मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, मतलब कर लोगे आप ना। तो अल्फाबेट में जमा लेना ये 7 राज्य। और कई बार ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि भाई नागालैंड की जो सीमा है ना वो किन किन से लगती है, तो ऊपर अरुणाचल, यहाँ असम और यहाँ मणिपुर। कर लोगे आराम से। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। तो लिपुलेख उत्तराखंड, नाथुला अरुणाचल, रोहतांग हिमाचल, पालघाट केरल। तो नाथुला है ना, ये नाथुला अरुणाचल में नहीं है, ये कहां पर है, सिक्किम, सिक्किम आएगा। तो ये आपका गलत विकल्प है, ठीक है ना, सिक्किम। ठीक है, चलिए ये है। एक अगले प्रश्न पर आते हैं। ये बहुत बहुत प्यारा प्रश्न है, सुन लो एक बार। ये सीखो इसको सीखो, ध्यान दो एक बार। कश्मीर घाटी, कांगड़ा और धौलाधर, पीर पंजाल और हिमाद्री, महाभारत, धौलाधर, पीर पंजाल और महाभारत, है ना। तो ये आएगा पीर पंजाल और हिमाद्री के बीच में। देखो हिमाद्री है ना, हिमाद्री, इस हिमाद्री को महान हिमालय कहा जाता है। महान हिमालय कह दो, बर्फीला हिमालय कह दो, है कि नहीं है, या इसको हिमानी हिमालय कह दो, केंद्रीय अक्षीय श्रेणी कह दो, आंतरिक हिमालय कह दो, कई नाम से इसको जानते हैं। एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूं, उसको एक बार देख लो। और ये छोटा सा डायग्राम इस तरफ से जब आप देखोगे तो यहां से आप जब चलेंगे तो इस तरीके से ये आपका लद्दाख और जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र आ जाएगा। और ये नेपाल है, ये सिक्किम है, भूटान है, अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, इसको बोलते हैं कराकोरम। क्या बोलते हैं, यहाँ पर लद्दाख, कौन सा है, लद्दाख, जास्कर, कैलाश, कैलाश। सुनो सुनो, इसके बाद में ये है महान हिमालय। कौन सा है, महान हिमालय। महान हिमालय के बाद में आएगा मध्य हिमालय,
और ध्यान देना एक बार, पीर पंजाल कौन सा है? धौलाधर, नाग टिब्बा, अरे बोलो, मंसूरी, महाभारत, ब्लैक माउंटेन, डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी, और बाहर की तरफ है और इसका नाम है शिवालिक। कौन सा है? शिवालिक। कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश, महान हिमालय, पीर पंजाल, महान हिमालय के बाद में पीर पंजाल, धौलाधर, नाग टिब्बा, मंसूरी, और ये कौन है? महाभारत। और ये जो टूटी हुई पहाड़ियां हैं, टूटी हुई पहाड़ियां, क्योंकि ऊपर से बर्फ पिघलती है और नदियां नीचे आती हैं, तो मध्य हिमालय को बीच बीच में इसने काट दिया। और ये अलग अलग भाग है ना, इनके अलग अलग नाम हैं। जैसे मध्य हिमालय की भारत में सबसे लंबी श्रेणी को कहा जाता है पीर पंजाल। कौन कही जाती है? पीर पंजाल। और इसी पीर पंजाल श्रेणी से एक नदी का उद्गम होता है, इसका नाम है झेलम। कौन सी है? झेलम। ये पीर पंजाल से निकलती है, उत्तर बहती है, वूलर झील में बहती है, और फिर ये दक्षिण की ओर दोनों देशों की सीमा बनाती है, भारत और पाकिस्तान, और फिर इधर आकर के ये चिनाव से मिल जाती है। समझे कि नहीं समझे? और जहां से झेलम नदी बह रही है, ऊपर इसमें महान हिमालय है, नीचे इसमें पीर पंजाल है। और झेलम नदी ने जहां अवसादों का जमाव किया है, वहां पर एक घाटी का विकास हुआ, इसको कहते हैं कश्मीर घाटी। कौन सी घाटी है? घाटी क्या होती है? तो घाटी होता है दो पर्वतों के बीच मैदान। ध्यान रखना, घाटी क्या है? दो पर्वतों के बीच मैदान को क्या कहते हैं? घाटी कहते हैं। समझे कि नहीं समझे? तो ये देखो, कुछ लड़कियां बात कर रही हैं ना, अब मैं इलाडो, तुम बैठ के चुपचाप पढ़ लिया करो ना, है ना। लड़कियों के ऊपर इतना दबाव है, सामाजिक दबाव कितना झेलती हो, और तुम फिर भी नहीं पढ़ती हो, है? बताओ, आगे थोड़े दिन बाद में सासू के साथ आमना सामना होगा, है ना। मेरी जो छोटी सिस्टर है ना, वो कहती थी मेरी सासू बहुत अच्छी है शादी से पहले, और अब वो 1 महीने में 3 बार तो हमारे घर आ चुकी है ना। तो कश्मीर घाटी का जो विकास है वो किसने किया है? झेलम ने। ठीक है, झेलम ने किया है। और देखो, ध्यान दो एक बार, झेलम नदी अपने अवसाद लाकर जमा करती है। जब पानी के साथ अवसाद आते हैं, जल के साथ आए हुए अवसादों को जलोढ़ कहते हैं, हिम के साथ आए हुए अवसादों को हिमोड़ कहते हैं, वायु के साथ या वात के साथ आए हुए अवसादों को वातोड़ कहते हैं। तो जब पवनें उड़ती हैं तो पवनें अपने साथ मिट्टी को बहाकर ले जाते, और पवनें किसी दूसरे स्थान पर ले जाकर उन अवसादों को जमा कर देती, और पवनों के द्वारा लाए गए जो अवसाद उनको वातोड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और कश्मीर घाटी के अंदर वायु के द्वारा अवसाद नहीं लाए जाते, या तो नदी लेकर आती है, या ऊपर पर्वतों से जब बर्फ बहती है, बहती हुई बर्फ को ग्लेशियर कहते हैं। बहती हुई बर्फ क्या कहलाते हैं? ग्लेशियर। तो ग्लेशियर जब नीचे चलकर आते हैं तो ग्लेशियर अपने साथ अवसाद लाके अवसाद को जमा कर देते हैं। झेलम के अवसाद और हिमोड़, इन दोनों को संयुक्त रूप से करेवा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? करेवा। तो करेवा क्या है? तो आप कहोगे झेलम के अवसाद क्या कहलाते हैं? करेवा। और इनमें ह्यूमस की मात्रा, ह्यूमस होता है वनस्पतियों और जीव जंतुओं का सड़ा गला अंश, और यही सड़ा गला अंश जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो मिट्टी काले रंग की हो जाती है। कैसी मिट्टी हो जाती है? काले। तो इसका मतलब ये काली मृदा है। करेवा क्या है? काली मृदा। ये ध्यान रखना, मैं आपको फिर से कह रहा हूं, मैं बार बार इस बात को रिवाइज करवाऊंगा कि मैं बिल्कुल भी उन चीजों को नहीं पढ़ाने आया हूं जो सीधी सीधी हैं और जो सबको आती हैं। बात समझे कि नहीं समझे? मेरा एक बड़ा सीधा सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप मेरी पढ़ाई से खुश हो या नहीं हो, मैं डेवलप करने पर विश्वास करता हूं। मेरा सीधा सा मुद्दा मतलब होता है कि आप विकसित हों। समझे कि नहीं समझे? विकसित हो, अगर आप माइंड से डेवलप होंगे तो वो विषय हर जगह पे सपोर्ट करेगा। समझे कि नहीं समझे? और बार बार पढ़ने का झंझट भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो काली मिट्टी है ये ना। और काली मिट्टी क्यों बनी है? क्योंकि इसमें ह्यूमस की मात्रा ज्यादा होती है, और ये वास्तव में किसके अवसाद हैं? झेलम के। और ये मिलते कहां पर? कश्मीर घाटी। और बहुत उपजाऊ है, इसलिए करेवा मिट्टी के क्षेत्रों में खेती की जाती है केसर की, और केसर के उत्पादन में जम्मू कश्मीर का पहला स्थान है, और भारत का संपूर्ण विश्व में ईरान के बाद कौन सा है? दूसरा स्थान। आई बात समझ में?
तो अवस्थिति जो आएगी वो महान हिमालय और पीर पंजाल के बीच में आएगी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न है, भारत में, देख लो, बोलो बोलो, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है असम, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, कौन आएगा? तो बताओ, लाल चंदन के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा आएगा? अरे लाल चंदन के लिए प्रसिद्ध है, पुष्पा फिल्म देखी है? पुष्पा फिल्म बनी थी, लाल चंदन उसमें दिखाया गया। चंदन की लकड़ियां कर्नाटक में मिलती हैं, सर्वाधिक चंदन कर्नाटक में मिलता है ना? प्रश्न नहीं आएगा, प्रश्न आएगा लाल चंदन के लिए प्रसिद्ध है। अब बताओ, पुष्पा, हट पुष्पा ये कोई मतलब हो गया? नहीं, लाल चंदन के लिए बताओ, तो मुझे पता है ना। लाल चंदन के लिए, सॉरी एक मिनट रुको, नहीं सुनो, शेषाचलम की पहाड़ियां, है ना? कौन सी पहाड़ियां हैं? भारत में एकमात्र पहाड़ियां जो शेषाचलम की पहाड़ियां हैं, आंध्र प्रदेश, है ना? ये आंध्र प्रदेश में ही पाया जाता है, ठीक है ना? अगर साधारण रूप से कहता है, सामान्य रूप से कहे कि सर्वाधिक चंदन की लकड़ी तो कहां पर है? कर्नाटक, परंतु लाल चंदन के लिए प्रसिद्ध है शेषाचलम की पहाड़ियां, आंध्र प्रदेश। और राजस्थान का एक जिला है बांसवाड़ा, वहां पर भी अभी आजकल चंदन के कुछ वृक्ष विकसित हुए हैं, लाल चंदन के। समझ में आ गई बात? सीखा ना नया कुछ? ठीक, गुड, वेरी गुड। तो बताओ कौन सी पहाड़ियां हैं? राज्य किसके लिए? चलिए अंतिम प्रश्न है अपना, और ये कह रहा है कि भारत के किस भौतिक प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय से लेकर अल्पाइन प्रकार की वनस्पतियां मिलती हैं? भाई जहां पर उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन भी मिलते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय मिलते हैं, अल्पाइन भी मिलते हैं, टुंड्रा वन भी मिलते हैं, तो इसमें कौन सा आएगा? दक्षिण का प्रायद्वीपीय भारत, उष्ण कटिबंधीय पतझड़, नहीं इसमें गड़बड़ हुई है, प्रश्न में गलती हुई है, तो ये प्रश्न सही नहीं है ना। इसमें आप कर लेना हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, है ना? तो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र आ जाएगा, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र। हाँ भाई बोल दो नेक्स्ट सर कौन आएंगे, ठीक है? चलो ये 7 थे ना। तो हिमालय में आप चलते हो तो हिमालय के अंदर उस पतझड़ वनों से लेकर के पतझड़ भी मिलते हैं, इसके अलावा जो है ऊपर जो है अल्पाइन वनों तक यहाँ पर पाए जाते हैं। क्योंकि हिमालय में क्या होगा ना कि हिमालय में जैसे जैसे आप ऊपर चलोगे तापमान में भी कमी आती है और वर्षा में भी कमी होती है, इसलिए तापमान में और वर्षा में लगातार कमी के साथ और जो है वनस्पतियों का प्रकार भी क्या होता है? बदलता है। और एक इम्पोर्टेंट जो है, एक इम्पोर्टेंट नोट आप ध्यान रखना कि एक और वन है और पर्वतीय वन है, इनको कहते हैं 16 वन। कौन सा वन बोलते हैं? 16 वन बोलते हैं ना। और 16 वनों की जब बात करते हैं तो 1500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर, 1500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर ये प्राप्त होते हैं। और 1500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर प्राप्त होते हैं, लेकिन कहाँ प्राप्त होते हैं? ये मिलते हैं अनामलई की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ हैं? अनामलई की पहाड़ियाँ। ये मिलते हैं नीलगिरी की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ हैं? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। और ये मिलते हैं पलनी श्रेणी। कहाँ पर मिलते हैं? पलनी श्रेणी। तो कुल मिलाकर के अनामलई, नीलगिरी और पलनी। और एक छोटी सी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ, आपको भी मजा आएगा सुन करके। देखो जब इस तरीके से आप चलते हो तो इस तरीके से जब आप चलोगे तो यहाँ से जो है आपको दिखेगा और यहाँ से आपको दिखेगा, ये यहाँ से देखो, यहाँ पर एक पर्वत है, इसको बोलते हैं सह्याद्री। कौन सा बोलते हैं? सह्याद्री। इसका नाम है अनामलई। कौन सी है? अनामलई। और यहाँ पर है इसके बाद में कार्डामम। कौन सी है? कार्डामम। और ये है नीलगिरी। कौन सा है? नीलगिरी। और ये पलनी। कौन सा है? पलनी। तो देखो ये है सह्याद्री। कौन सा है ये? सह्याद्री। ये सह्याद्री है। सह्याद्री के नीचे कौन सा है? अनामलई। कौन सा है? अनामलई। अनामलई है, अनामलई है। और इसके नीचे कौन सा है? कार्डामम। कार्डामम का हिंदी होता है इलायची। कार्डामम का हिंदी होता है इलायची। ये इलायची होता है, ठीक है, ये इलायची है। और इसके इस तरफ आप जब देखोगे तो ये कौन सा है भाई? नीलगिरी। नीलगिरी है, नीलगिरी।
और एक और आता है, इसका नाम है पलनी। कौन सा आता है? पलनी। ठीक है, ये पलनी श्रेणी आती है ना। और इंपॉर्टेंट बिंदु क्या है तो सुनो, एक दर्रा है थाल, भोर, पाल, सेन, है ना, ये है इंपॉर्टेंट। देखो ये थाल घाट है, ये कौन सा है? थाल घाट, ये थाल घाट है। इसके नीचे कौन सा है? भोर घाट, ये भोर घाट है। इसके बाद कौन सा है? ये है पाल घाट। कौन सा है? पाल घाट, ये पाल घाट है। और ये है सेन कोट है ना, सेन कोट है, ये सेन कोट है। तो आप कहोगे कि मुख्य बात क्या है? महत्वपूर्ण बात सुनो, ये दोनों महाराष्ट्र में है, ये दोनों केरल में है। महत्वपूर्ण बात यह है कि पाल घाट दर्रे की अवस्थिति क्या है। तो इस तरफ पड़ता है अनामलई, इस तरफ पड़ता है नीलगिरी। तो प्रश्न कई बार ये पूछता है कि किन दो पहाड़ियों के बीच में पाल घाट दर्रा है, तो अनामलई और कौन सा है? नीलगिरी। किन दो पहाड़ियों के बीच में आपका सेन कोट दर्रा है, तो ये सेन कोट में ये आएगा कौन सा? अनामलई और कार्डम। और नीलगिरी में एक चोटी है, इसका नाम है दोदा बेटा। कौन सी है? दोदा बेटा। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा, 2633 मीटर ऊंचाई है। और एक बात और, नीलगिरी के ऊपर एक जनजाति है और इसका नाम है टोडा जनजाति। कौन सी जनजाति है? टोडा जनजाति। और टोडा जनजाति के अंदर एक प्रथा पाई जाती है, बड़ा ज्ञान है तुम्हें, बहुपति प्रथा। इसका सिस्टम होता है, बहुपति प्रथा में एक, जैसे मान लो 2 भाई हैं या 3 भाई हैं, तो 2-3 भाइयों की शादी एक ही महिला से होती है ना। जनवरी से मार्च तक एक भाई के पास रहती हैं। अरे ऐसा ही होता। इतने खुश हो रहे, तुम्हें करना है क्या ऐसा? ये होगा फिर। चलो सर आएंगे ना, चलिए ठीक। क्या कल वाला क्वेश्चन अब कल आते याद दिलवाना, ठीक है ना। अभी सर आएंगे क्लास में। सर आ जाओ सर। सर नमस्कार। वो एक बात बताऊं, आपकी बात है सर। हम सर से इतनी बातचीत करते हैं, मतलब अक्सर बात होती रहती है, कभी फोन पे या आमने सामने, लेकिन आपसे बात करते करते मन नहीं भरता है। ये समस्या, ये मन करता है कि 20 मिनट बात कर ली। उस दिन तो मैं जब घर गया दीपावली तो 1 घंटे बैठे रहे, पता नहीं कब कितने कितने देर। सर इसका समाधान करो ना। थैंक यू, थैंक यू सर। ये लेट क्यों आ रही हो लोग, आप लोग? हाँ, क्या चीज? ये सबको ना आदमी पूरा परेशान रहता है। डिस्कशन कर लिया आप लोग? ज्योग्राफी हो गया, अब हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं और साइंस वगैरह। अरे निकलो लोग ना जल्दी, लेट से आइए, बतियाती है यहाँ पे। ए इधर निकालो, तुमको तरीका तमीज नहीं है, उसको रोक के बात करती है बीच में। क्या करोगी पढ़ के? एक लेट से आई है, रोक के उससे बतिया रही है। समझ में नहीं आ रहा कि यहां आदमी खड़ा हुआ है। अरे बाबू क्या बताया जाए, हम लोग तो पढ़ा ही सकते हैं ना। जो घर वालों को सिखा के भेजना चाहिए वो घरों वाला वो नहीं भेजा है, तो हम क्या बोले? हम कहां है जी क्वेश्चन? पीपीटी में है कि नहीं है? कितना नंबर से है मेरा? 8 नंबर। 8 नंबर से। चलिए, क्या जी क्वेश्चन है? 8 नंबर से क्वेश्चन है। सबके पास है ना क्वेश्चन? आपका अगला क्लास खुलेगा 3 जनवरी को। 3 जनवरी को 2 जनवरी को सैटरडे संडे है। 1 जनवरी मंडे है। 1 जनवरी को क्लास नहीं होगा, क्योंकि आप लोग को उस दिन बहुत काम रहता है। किसी किसी को आप लोग चराने ले जाते हैं लोग, ठीक है। और लड़की लोग अपने पैसा से चरना, लोग जिसको चरना होगा, यहाँ पे दूसरे के पैसा से नहीं चरना। अब समझिए ध्यान से आप लोग। तो आपका क्लास कितने जनवरी को होगा? 2। लाइव वाले आप लोग में तो आई कार्ड का झमेला नहीं है, बाकी सब लोग का कार्ड चेक होगा 2 तारीख को, ठीक है। विदाउट कार्ड एंट्री नहीं देंगे, अनडिसिप्लिन बहुत ज्यादा हो जाता है यहाँ पे।
तो इसलिए जिनको कार्ड बनाना होगा बना लेंगे, और भी कार्ड भी खत्म ही होने वाला है। कैपेसिटी से ज्यादा होगा तो बैठाएंगे कहाँ हम लोग यहाँ पर, इसलिए लगभग लगभग बचा होगा 250-300 ही सीटों बचल होगा यहाँ पे, ज्यादा होगा भी नहीं यहाँ पे। समझ में आ रहा है तुम्हारा बकलोलिया? क्लासरूम वाली पीडीएफ डाल दिया कीजिए, ये वाला, ये पीपीटी है, प्रिंट कराओगे तो महंगा पड़ेगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? पानीपत की पहली लड़ाई, गलत। 1526, 1526 ये सुमेलित नहीं है। नादिर शाह द्वारा दिल्ली पर कत्लेआम 1739, 1739 नादिर शाह ने मोहम्मद शाह रंगीला के समय भारत पर आक्रमण किया था और भारत से उसने 2 चीज लूट के ले गया था, मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा। मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा। तराई का दूसरा लड़ाई 1192, 1191 में पहली और 1192 में दूसरी। ये तीनों में से कोई सुमेलित नहीं है। हल्दी घाटी का युद्ध 1776 सही है, 1576 हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी राजस्थान में चित्तौड़ के पास जगह है। अरे उसमें क्या दिक्कत है, दूसरा युद्ध भी लिखा है तो सुधार लेना है। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, हल्दी घाटी का युद्ध होना चाहिए, वहां लिख दिया हल्दी घाटी का द्वितीय युद्ध, वो आप हल्दी घाटी का युद्ध बना लेंगे। बना लिए? चलिए अब इधर समझिए। हल्दी घाटी का युद्ध राजस्थान के चित्तौड़ के पास एक जगह है हल्दी घाटी, वहां यह युद्ध हुआ था। एक और थे महाराणा प्रताप। कौन थे? राणा प्रताप। राणा प्रताप की सेना का नेतृत्व कर रहे थे हकीम खान। कौन कर रहा था? हकीम खान। हकीम खान इस सेना का नेतृत्व कर रहे थे। और दूसरी ओर थे अकबर की सेना। अकबर की सेना, अकबर की सेना दिल्ली से चली थी, कहां के लिए? चित्तौड़ के लिए। और वहां नेतृत्व कर रहे थे मान सिंह। कौन कर रहे थे? मान सिंह। तो अकबर की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? मान सिंह कर रहे थे। समझ में आ गया कि नहीं? इस युद्ध में विजयी रहा अकबर। हालांकि पूरी तरह से हल्दी घाटी का युद्ध जीत नहीं पाए, क्योंकि अंतिम समय में राणा प्रताप जो थे अपने घोड़े के साथ जंगल की ओर निकल गए। यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे अब इसमें हकीम खान सूर नेतृत्व कर रहा था। यह युद्ध लगभग अकबर हार चुका था। अकबर की सेना हार गई थी क्योंकि अकबर की सेना दिल्ली से गई थी। चित्तौड़ के गर्मी में वो भीषण, वहां पे बालू है, रेगिस्तान है, वहां लड़ना पड़ा, मुश्किल होता है वहां पे, तो ये हार गई थी। लेकिन इसी में अफवाह फैला दिया गया कि युद्ध में कौन आ गया? अकबर आ गया। तो उसकी सेना का मनोबल बढ़ गया और यह अंतिम क्षण में यह युद्ध जीत गया। तो यह हल्दी घाटी हो गया। तराई के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज जीते थे और तराई के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने हरा दिया। नादिर शाह भारत पर आक्रमण किया था, हालांकि उसका मुख्य उद्देश्य धन दौलत को लूटना था और वो 1739 में धन दौलत लूटा, यहां से चला गया। मोहम्मद शाह रंगीला के समय से मयूर सिंहासन जो हीरे का था उसे लेकर चला गया और उसमें कोहिनूर हीरा था, नादिर शाह उसे लेकर चला गया। नादिर शाह को एशिया का नेपोलियन कहा जाता है और यह ईरान का शासक था। नादिर शाह का सेना में एक छोटा सा बच्चा था जिसका नाम था अहमद शाह अब्दाली। जब वो भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय वो नाबालिग था। तो नादिर शाह के साथ भारत में आया था अहमद शाह अब्दाली और अहमद शाह अब्दाली ने देखा था कि नादिर शाह के पास इतना धन दौलत हो गया था कि वो सोचने लगा कि कितना सोना छोड़े और कितना सोना ले जाए। तो हीरे और बाकी मुख्य चीजों को नादिर शाह ले गया और बहुत सारी चीजों को छोड़ दिया। उसी समय अहमद शाह अब्दाली के दिमाग में बैठ गया था कि जिस दिन मैं गद्दी पर बैठूंगा दोबारा भारत पर आक्रमण करूंगा। और अहमद शाह अब्दाली जब नादिर शाह के बाद गद्दी पर बैठा तो 1761 के पानीपत के तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली भारत पर आक्रमण कर दिया। उस समय मुगल की सत्ता खत्म हो चुकी थी और मराठों की सत्ता थी और मराठों की सत्ता का अंत कर दिया पानीपत की तीसरी लड़ाई। तो नादिर शाह आया, इतना धन दौलत लिया जिससे कोई हद नहीं। तो धन दौलत छुपा के रखिए और नहीं अगर दिखाना है तो ताकतवर रहिए अमेरिका की तरह। कोई चढ़ के मार दे, इराक, ईरान, लीबिया, सूडान सब उड़ा दिया अमेरिका। समझ आ गया? जापान पे परमाणु बम मार दिया। तो अगर दम है तभी अपना क्या करिए, दिखाइए, और नहीं तो मत दिखाइए। समझ में आ गया कि नहीं? अपनी दम का भी पता रहना चाहिए। इन कि रावण की तरह बलशाली तो है, जाके टकरा गया किससे? हाँ, राम जी से टकरा गया। ओकरो ना बुझा रहा था केकरा किडनैप कर रहा है। अरे पहले था सोचा तूने। अब बताओ, छोट मोट आदमी के यहाँ जाके किडनैपिंग अपहरण चलता है। पागल था पूरा। आगे बढ़े तो इसमें कौन सा होगा? डी, दिल्ली वाला डी। रिवीजन करते रहिएगा आप लोग। घर पे आप लोग पढ़ते उड़ते नहीं है तो अब पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, अब यहीं पे बैठ के रिवीजन करिएगा, ठीक है? लड़की लोग टाइम से आया करो, नहीं तो हम डांट देंगे बढ़िया से। पेट भरा कि नहीं बबनी? हाँ उसी को बोल रहे हैं हम।
तुमको थोड़ी बोल रहे हैं। चोर की दाढ़ी में 3 काई यो थी लग रहा है। ये भी थी। जिसको डांटेंगे उसको ना, हम इतनों के बीच में रहेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, उसको लगता है कि हमको इसको डांटे। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगर भाग्य मेरा सहायता करता तो मैं मुगलों को एक, क्या लिख रहा है, दूर से पढ़ना पड़ता है। अगर भाग्य ने मेरी सहायता की तो मैं सब सरलता से मुगलों को एक दिन भारत से बाहर खदेड़ दूंगा। शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी। देखिए शेरशाह सूरी, सुनो, शेरशाह सूरी एक छोटा सा सैनिक था। जब मोहम्मद बाबर भारत पर आक्रमण किया तो बाबर ने बड़ी आसानी से पानीपत की पहली लड़ाई जीत गया और खानवा की लड़ाई में इसने हरा दिया राणा सांगा को। और जब मेदिनी राय को हरा रहा था, किसे हरा रहा था? मेदिनी राय को। तो मुगलों की सेना की ओर से ये लड़ा था शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी बाबर की सेना में था, छोटा मोटा आदमी था, तो सेना पहले रोजगार का हिस्सा था। तो खानवा की किस युद्ध में लड़ा था? मेदिनी राय को हराने के लिए, चंदेरी के युद्ध में। किसे युद्ध में? मेदिनी राय को हराने के लिए। और उसमें जब लड़ा ना तो मुगलों को देखा कि मुगलों के पास बहुत ज्यादा युद्ध नीति नहीं है और ना ही बहुत ज्यादा साहस है, लेकिन मुगलों के पास क्या था ना कि एक दृढ़ निश्चय था कि नहीं मारना है और हथियार अच्छे थे। इसलिए उसने देख लिया था और कहा था कि अगर मेरा भाग्य ने साथ दिया तो एक दिन मैं मुगलों को बहुत आसानी से हरा दूंगा। और भाग्य उसका साथ भी दिया। उसके ठीक 2 साल बाद बाबर मर गया और बाबर के मरने के बाद हुमायूं सत्ता पे बैठा। और हुमायूं को ना थोड़ा रंगीन मिजाज का आदमी था हुमायूं। जो भी राजा हो, देखो बाबू, रंगीन दुनिया में राजा महाराजा बिला गया सब, तो तू कौन है डेगची का मसाला है? हाँ, तुम तो धंसेगा तो चल जाएगा, क्रस्ट मेंटल चीरते हुए कोर में चल जाएगा। राजा महाराजा बिला जाएगा सब। इसलिए 2024 में प्रण लेना कि अगर कोई लाल पीला हरा आपकी ओर देखे, तुरंत अपना इधर जय हनुमान ज्ञान छोड़ देना। समझ में गए ने? अपने पैसा से चराने ले जाने से अच्छा है किताब खरीद लो। समझ में आ रहा है? तो किसने बोला था? शेरशाह सूरी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय संगम निम्नलिखित में किस शासक के संरक्षण में? पांडव वंश के राजाओं ने। किसके समय? पांडव। लेकिन संगम जो था एक सम्मेलन था, वो तमिल भाषा के लिए था। किस भाषा के लिए? तमिल भाषा के लिए संगम था। 3 बार सम्मेलन हुआ। एक हुआ दक्षिणी मदुरा जो अभी डूब चुका है, कपाटपुरम, और एक हुआ आपका उत्तरी मदुरा। दक्षिणी मदुरा, कपाटपुरम, उत्तरी मदुरा। दक्षिणी मदुरा, कपाटपुरम, उत्तरी मदुरा। समझ में आ गया कि नहीं? तीनों संगम काल जो था वो पहली से लेकर 250 सदी के बीच में तमिल भाषा के बहुत बड़े विद्वान और कवियों का एक सम्मेलन था। और इन तीनों सम्मेलन का सारा खर्चा उठाना, सिक्योरिटी जिम्मेदारी देखना, टेंट तंबू समियाना ये सब देखना पांड्य राजाओं की जिम्मेदारी थी। पहला संगम जो था उसकी अध्यक्षता किए थे अगस्त ऋषि। कौन किए थे? अगस्त ऋषि। दूसरे संगम की अध्यक्षता किए थे तोलकापियम। तोलकापियम, तोलकापियम। और तीसरे की अध्यक्षता किए थे नक्कियर। नक्कियर, नक्कियर। समझ में आ गया? जैसे बौद्ध धर्म में 4 संगीति, जैन धर्म में 2 संगीति, उसी तरह तमिल साहित्य में 3 संगम। पहले की अध्यक्षता अगस्त, दूसरा तोलकापियम, तीसरा नक्कियर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है दूसरा। दूसरे संगम में लिखी गई पुस्तक तोलकापियम है। लेखक का नाम तोलकापियर और लिखने वाला तोलकापियम। ऐसा किताब रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत होगा? आप लोग बताइए, कोई दिक्कत होगा? ऐसा किताब तो आदमी दिन भर में 200 किताब याद कर लेगा, लेकिन लिखता है कुछ और लिख देता है कुछ और। तबकाते नासरी मिन्हाजुस सिराज किताबों नाच दिया, लेखकों नाच दिया। यहाँ पे ये कितना अच्छा आदमी थे भाई। तोलकापियम, तोलकापियर किताब लिखा तोलकापियम। किस भाषा में? तमिल भाषा। तो तमिल साहित्य की जानकारी दूसरे संगम से या पहले या तीसरे? दूसरे। पहला संगम कहां हुआ? दक्षिणी मदुरा, कपाटपुरम, उत्तरी मदुरा। दक्षिणी मदुरा, कपाटपुरम, उत्तरी। तीनों अलग अलग शहर में हुए थे, लेकिन सारा खर्चा व्यवस्था कौन दिया था? पांड्य शासकों ने। कौन शासकों ने? पांड्य शासक। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। बी कहता गधा कहीं का, सी है। आगे मत बढ़ो लोग, नहीं तो हम भी आगे बढ़ जाते। लो चलो, कैसा लगा?
इसलिए ज्यादा आगे नहीं बढ़ो लोग, नहीं तो हम आगे बढ़ जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। समझता ही नहीं है सब हमको। चलिए, बाबर निम्नलिखित में से किस युद्ध में विजय के प्राप्त में बाद गाजी की उपाधि धारण किया था? खानवा के युद्ध के बाद। किस युद्ध के बाद? खानवा। चलिए अब डिस्कशन समझते हैं लोग। बाबर जो था वो पादशाह की उपाधि और मिर्जा की उपाधि अपने खानदानी उपाधि ले लिया था। तो बाबर की खानदानी उपाधि थी मिर्जा की। किसकी? मिर्जा की उपाधि, और पादशाह की उपाधि धारण किया। यहां जब आया तो पानीपत की जब पहली लड़ाई जीता तो उसको भारत से बहुत धन दौलत मिला। बाबर को भारत से क्या मिला? धन दौलत मिला। और बाबर भारत में आया तो बाबर जो था, यहां हो गया आपका ये एरिया, देखिए बाबर को भारत में मजबूर किया गया आने के लिए। दिल्ली का शासक था इब्राहिम लोदी, और इसकी दुश्मनी थी राणा सांगा ने खतौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा दिया था, लेकिन कंप्लीट नहीं हरा पाए। इब्राहिम लोदी का जो पंजाब का सूबेदार था दौलत खान लोदी, ये गद्दार था। क्या था? गद्दार। और इसका चाचा जो था आलम खान लोदी, ये भी गद्दार था। ये तीनों मिलके बाबर को भारत में बुला लाए। बाबर जो था ठेकेदारी पे लड़ाई लड़ता था। पानीपत की लड़ाई से पहले वो 4 बार भारत पर आक्रमण किया था। वो ठेका पे लड़ाई लड़ता था, सुपारी दिया जाता था। किसको? बाबर को। बाबर इधर का गुंडा था, सुपारी लेता था, मार के चल जाता था, लेकिन भाड़ा पे आता था, लड़ जाता था। भारत पर उसने सबसे पहले बाजौर अभियान किया था 1519 में, और भेरा का किला उड़ा दिया था बारूद से। इसे जब निमंत्रण दिया गया इब्राहिम लोदी को मारने के लिए, तो यह निमंत्रण स्वीकार कर लिया कि हम इब्राहिम लोदी को मारेंगे। और इसने पानीपत की पहली लड़ाई में 1526 पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हरा दिया। और इब्राहिम लोदी को जब हराया तो दिल्ली से इसे बहुत पैसा मिला, और वो पैसा लेकर इसने काबुल के हर एक नागरिकों को एक एक चांदी का सिक्का दिया और खुद को कलंदर की उपाधि धारण किया। कलंदर मतलब दान दौलत देना, दमादम मस्त कलंदर, गाना है ना। तो कलंदर की उपाधि दिया पानीपत की पहली लड़ाई में, बहुत धन दौलत दिया। दूसरी लड़ाई वो लगभग हार रहा था, इसलिए दूसरी लड़ाई में उसने जिहाद शब्द का प्रयोग किया। अपने सैनिकों को कहा कि हम तुमको टैक्स फ्री कर देंगे, और जिहाद शब्द का प्रयोग किया। और इस जिहाद शब्द के प्रयोग के बाद वो राणा सांगा को हरा दिया, और हराने के बाद गाजी की उपाधि धारण किया। और इसी युद्ध जीतने के बाद बाबर ने कसम खा लिया कि अब वो भारत में ही रहेगा। तो पानीपत के युद्ध के बाद उसने निश्चय नहीं किया था, लेकिन खानवा के युद्ध के बाद उसने प्रण ले लिया कि वो भारत में ही रहेगा। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े। तो कौन सा युद्ध होगा? है ना, बताइए। चंदेरी के युद्ध में तो इसके साथ कौन दिया था? शेरशाह सूरी। मेदिनी राय को बाबर ने हराया था, और शेरशाह सूरी इसी में कहा था कि मैं मुगलों को हरा दूंगा। और घाघरा के युद्ध में उसने शेरशाह सूरी को हरा दिया। बाबर ने किसे हरा दिया? शेरशाह सूरी को। घाघरा का युद्ध बाबर का भारत में लड़ा गया अंतिम युद्ध था। इसमें कौन सा होगा? बिहार वाला बी। इसका एक ट्रिक है, पान खा चांद के घर। पान खा चांद के घर। देखिए 1526 में पहली लड़ाई, 27, 28, 29। घाघरा की लड़ाई 29। क से कुछ नहीं, पा से पानी से हो जाएगा पानीपत का युद्ध, और खा से खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध। किसी को दिक्कत? तो बताइए। कलंदर की उपाधि पानीपत, गाजी की उपाधि चंदेरी में शेरशाह ने कहा था कि इसे मैं हरा दूंगा। अफगानों का अंत कर दिया घाघरा का, और 30 में अपने मर गया। बाबर क्या हो गया? मर गया। ऑप्शन नंबर बी, बिहार वाला बी। बाबर का बेटा रंगीला निकला, हुमायूं। क्या निकला? रंगीला। आगे बढ़े। तुम लोग ज्यादा मत मुस्कुराओ, तुम लोग नहीं, रंगीला नहीं बनना, बर्बाद हो जाओगे लोग। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल 1928।
गुजरात का शहर है बारदोली, जहां अकाल पड़ा हुआ था और अंग्रेज सब टैक्स ले रहे थे सब। तो टैक्स न देने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को आमंत्रित किया बारदोली की महिलाओं ने। शुरुआत में इस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी को करना था, किंतु महात्मा गांधी व्यस्त थे अपने सामाजिक कार्यों को लेकर, और उस समय साइमन कमीशन भी भारत में अपनी रिपोर्ट आ चुका था यहाँ पे। तो महात्मा गांधी बड़े पैमाने पर थे, तो महात्मा गांधी ने सरदार पटेल को भेजा और सरदार पटेल ने वहां अनशन किया और आंदोलन किया, और आंदोलन के बाद जो बढ़ा हुआ टैक्स था उसे माफ किया गया, और इसके कारण वहां के लोग खुश हुए। और बारदोली जो शहर है गुजरात का, उस बारदोली की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस चीज की उपाधि दिया? सरदार की उपाधि दिया। तो नाम हो गया सरदार वल्लभ भाई पटेल, बारदोली सत्याग्रह में। समझ में आ गया कि नहीं? बारदोली की महिलाओं ने दिया था। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? विठल भाई पटेल जो थे विधानसभा के अध्यक्ष बने थे जब स्वराज पार्टी का गठन हुआ था तब। समझा गया? राजेंद्र प्रसाद के बारे में तो 50 गो बातें हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बारदोली है, क्योंकि बहुत ज्यादा ऑप्शन पे जाएंगे तो डिरेल्ड हो जाता है चीजें, तो जो रिलेटेड रहता है हम लोग तो डिस्कस कर देते हैं। अब राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्रता संग्राम में भी रहेंगे, कांग्रेस के अधिवेशन में भी रहेंगे, संविधान निर्माण में भी रहेंगे कि नहीं? महात्मा गांधी पे तो इतिहास है। हाँ, महात्मा गांधी का अगर एक चीज याद रखेंगे तो इनका एक चीज सबसे प्रमुख था, उनका कहना था कि एक ऐसा लीडर रहना चाहिए जो शुरू से लेकर आजादी तक लड़ता रहे और अंग्रेजों को टॉर्चर करते रहे और अंग्रेज उसका कुछ न कर सके। यदि कोई एक ऐसा नेता उभर जाएगा तो उस अकेले उस इंसान के जिंदा रहने से लाखों क्रांतिकारी उसको देख के आगे बढ़ते रहेंगे। नहीं तो अगर ऐसा हुआ कि कोई क्रांतिकारी उठा, 10 दिन अंग्रेजों को मारा, 1 साल टॉर्चर किया, अंग्रेज पकड़ के उन्हें चौराहा पे फांसी दे दें या काला पानी की सजा देंगे, तो वह एक व्यक्ति मरेगा लेकिन 1 लाख लोगों का मनोबल गिरा देगा। तो महात्मा गांधी का यह रणनीति थी कि अहिंसा रहो, और जहां मारधार दोनों हो तो मारधार वालों को महात्मा गांधी साइड करते थे, कभी मना नहीं किए। याद रखना, महात्मा गांधी ने कभी नहीं कहा कि हिंसा मत करो, उन्होंने कहा कि हम हिंसा नहीं करेंगे, क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य था कि जब तक क्रांतिकारी आंदोलन चलते रहेगा तब तक लोग जुड़ते रहेंगे। भगत सिंह को कहा कि इसमें कहे आ रहे हैं, आपके चक्कर में हम पिटाएंगे, आप अपना बना लीजिए। वो कहते तो रोक भी दे सकते थे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो महात्मा गांधी की सोच दूरदर्शी थी। आप सरकार से जब भी लड़ सकते हैं तो अहिंसा के तौर पे आप सरकार से तनी हिंसा करके वैकेंसी मांग लीजिए ना, और इस मारेगा कि फॉर्म भरने लायक नहीं रहेंगे। कहिए ना कि मारधार उठाइए तनी यहाँ पे, और इस मारेगा ले जाके ना, पुलिस बाहर सही से बात करती है। पुलिस का एक अलग रूम होता है, थाना वाना में नहीं होता, अलग जगह। हर जिला में पुलिस का एक कमरा, एक सेफ रूम होता है हर जिला में। मारने वाला है वो आपको पकड़ के वहां थोड़े ले जाएगा, आपको पकड़ के दूसरे थाना को दे देगा, रास्ता में गाड़ी बदला जाएगा। आप डराएंगे कि तो फिल्म में होता है भाई, गाड़ी बदल के दूसरे ले जाके जाएगा, और वहां एक दूसरा पहले से इंतजार कर रहा है, घुसते चालू कोई भी सब नहीं। उन सबको पता है कि यहाँ डिलीवरी उसी का होता है जिसके यहाँ सर्विसिंग चाहिए चालू। ऑप्शन नंबर कौन हो गया? बी। यार बोला बी। तुम लोग क्यों डर गई? नहीं डरो। 13 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिला। झांसी रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मी, इनका विवाह गंगाधर राव से हुआ। आगे बढ़े तो रानी लक्ष्मीबाई, इनका हीरोज ने इनके विद्रोह को दबा दिया था। हीरोज कौन है? हीरोज। लखनऊ से बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल। कानपुर से नाना साहब और अजीमुल्ला खान, नाना साहब और अजीमुल्ला। और फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला शाह होगा या अहमद शाह होगा? मौलवी अहमदुल्ला शाह, पूरा नाम मौलवी अहमदुल्ला शाह, बट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप लगा सकते हैं अहमद शाह, बट पूरा नाम क्या था? अहमदुल्ला शाह। मौलवी अहमदुल्ला शाह था। अंग्रेजों ने इनको पकड़ने के लिए सबसे ज्यादा इनाम रखा था उस समय, 50,000 रुपया रखा था उस समय, क्योंकि ये भाषण बड़ी जहरीला देते थे। समझ में आ गया कि नहीं? एकदम जहरीला देते थे। यहाँ पर अंग्रेजों से जो नहीं लड़ सका अपने बाप की औलाद नहीं है। जिसको नहीं लड़ने का बनता दोनों लड़ जाता था। नहीं, गांव में एक होगा सब मार कराने वाला होगा, मार सोचा के ये दिन गिर गए तरह के मार के चल गई हो, हल्ला ईटा मार के आओ, कपार फाड़ दो कर, चढ़ा के मार देता था। तो मौलवी अहमदुल्ला शाह, अंग्रेजों ने कहा भाई इस आदमी को पकड़ना सबसे जरूरी है, ये अकेले ने पूरे गांव को भड़का रखा है। यहाँ पे समझ में आएगी नहीं? यहाँ पे आगे बढ़े तो इसमें ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ जाए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय कांग्रेस में सूरत अधिवेशन 1907, जिसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया।
1907 के अधिवेशन में रास बिहारी बोस थे। ये कहां था? सूरत में अधिवेशन। इसी अधिवेशन में कांग्रेस का गरम दल और नरम दल अलग हो गया। गरम दल और नरम दल अलग हो गया। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। उस समय एओ ह्यूम इसके अध्यक्ष थे और उस समय वायसराय डफरिन था। कौन था? डफरिन था। इस समय जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो शुरुआत का 20 साल यानी 1905 तक में कोई नहीं कहा कि हमें गरम दल बनना है, लेकिन 1905 में अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन कर दिया और बंगाल विभाजन के बाद क्रांतिकारी आंदोलन की भारत में शुरुआत हुई जो 1857 के बाद दब चुकी थी। वो बंगाल विभाजन 1905 के बाद क्रांतिकारी आंदोलन दोबारा प्रारंभ हुआ और इस क्रांतिकारी आंदोलन में 1905 के बाद मांग उठने लगी और 1907 में रास बिहारी बोस को कांग्रेस का क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाए। और रास बिहारी बोस चूंकि नरम दल के थे यहां पे, इसलिए वहां पे गरम दल मत सोच लीजिएगा यहां पे। अब उसके बाद यहां पे कांग्रेस दो भागों में बट गया, एक नरम दल और एक गरम दल। गरम दल के अधिकांश लोग गांव से आए थे। कहां से आए थे? गांव से। ये क्वेश्चन पूछता है। और नरम दल वाला शहर के, शहर का लोग मारधार उतना नहीं करना चाहता है। और गांव वाला अरे मार तुरंते मार। यहां पे गांव गांव का झगड़ा होता है। गांव में तो एक लेवल हाई लेवल का झगड़ा होता है। ई गांव का झगड़ा ऊ गांव का, कोनो रहे पूरा गांव उठ के जाएगा, तरतरा के चल आएगा। आगे बढ़ जाएं तो रास बिहारी बोस, ये कांग्रेस और नरम दल और गरम दल 1916 में जब लखनऊ अधिवेशन हुआ, लखनऊ अधिवेशन, तो उसमें कांग्रेस में 3 लोग आपस में एक हो गए। एक हो गया गरम दल और एक नरम दल। जो गरम दल था और एक नरम दल और मुस्लिम लीग, ये तीनों क्या हो गए? एक हो गए। मुस्लिम लीग, गरम दल, नरम दल तीनों क्या हो गए? एक। 1916 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चंद मजूमदार कर रहे थे और इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी भी बैठे थे और टुकुर टुकुर देख रहे थे कौन चीज हो रहा है यहाँ पर। क्योंकि महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका में थे तो उनके गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था कि भारत जाओ और 1 साल विद्यार्थी का जीवन जियो, कोई टांग मत लड़ाना कहाँ क्या हो रहा है। तो महात्मा गांधी 1915 में आए। 1915 से 1916 तक 1 साल विद्यार्थी जीवन जिए भारत में, समझे कहाँ क्या हो रहा है और उसके बाद अपना स्ट्राइक लिए चंपारण सत्याग्रह। समझ में आ गया कि नहीं? और राहुल द्रविड़ की तरह खंभा बन के खड़े रहे गांधी जी जब तक नहीं हुआ। यहाँ पर भारत में इतिहास में 2 जगह गलत सुपारी दी गई थी। एक बाबर को गलत सुपारी दी गई कि आया गलत सुपारी दे दिया, बाबर को दी गई सुपारी सही थी या गलत? और नाथूराम गोडसे को भी सुपारी गलत दे दी गई। उसको मारना था जिन्ना को, जाके मार दिया महात्मा गांधी को। अब मार दिया, अब भाई हो गया काम खत्म। वहां पे मारना किसको था? तो सुपारी देने में भी बहुत सावधानी बरतना है। इतिहास में इतना तांडव कर देते हैं सब। ऑप्शन नंबर कौन होगा? बी। निम्नलिखित युग में से कौन सुमेलित है? सुमेलित है। कालीबंगा जूते हुए खेत के, अरे नहीं होना चाहिए। कौन सुमेलित नहीं है? अच्छा, ओहो सही है, सही है। अरे हम ही पूरा इस रिश्तेदारवन सबको देखबे नहीं किए थे। ये तो पूरा रिश्तेदार, हमको लगा कोई ये को सेलेक्ट करना है। ये तो है सब, इसका मिलाते रहिए, ऐसे ऐसे करते रहिए। कालीबंगा जुता हुआ खेत सही है। प्रभास गिरी गलत है। शैव मंदिर नहीं है, जैन धर्म के है। किस धर्म का? जैन धर्म। ये उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी के पास है। कहाँ है? कौशाम्बी। यूपी के कौशाम्बी, कौशाम्बी में जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध है, शिव मंदिर के लिए प्रसिद्ध नहीं है। सारनाथ महात्मा बुद्ध का प्रथम उपदेश बिल्कुल सही है। राजगीर प्रथम उपदेश सही है। प्रथम संगीति सही है। आप इसको ऑप्शन के हिसाब से मार सकते थे, अगर आप पढ़ते तो ऑप्शन के हिसाब से मार सकते हैं। 2 छोड़ के जहां जहां, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, ये हो गया सही। हो गया। जो चीज कंफर्म है आप उस आधार पे तो मार ही सकते हैं ना, कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है। एनी प्रॉब्लम? मुगल साम्राज्य जिसने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों को रखा। मुगल काल में अधिकारियों को मनसबदार कहा जाता है। मनसबदार कहा जाता था। मनसबदारी व्यवस्था को लाया कौन था? अकबर। कौन लाया था? अकबर। सर्वाधिक हिंदू मनसबदार औरंगजेब ने रखा था। औरंगजेब के सबसे प्रिय जो थे वो कौन थे? जय सिंह। कौन थे? जय सिंह। अकबर के सबसे प्रिय मान सिंह और इसके जय सिंह थे।
देखिए, औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए शाइस्ता खान और भेजा, अफजल खान को भेजा, सब हार के चले आए, लेकिन जय सिंह गए, छत्रपति शिवाजी को हरा दिए थे। हुमायूं तो ये तो अपने दुनिया में गायब था। यहाँ पे शाहजहां, ये तो मुमताजे के चक्कर में चौपट हुआ। मुमताज बहुते खर्चा करा दी थी, ताजमहल बनवाई यहाँ पे। अभी तो एक कम में खर्चा किया, मुमताज के लिए सफेद ताजमहल और अपने लिए करिया ताजमहल बनाने वाला था। इसका बेटा आया औरंगजेब, का जेल में डाल, तो एक जेल में डाल, बहुत खर्चा करा यहाँ पे। और जेल बंद करके उन्हें एगो छोटा सा भोंका बना दिया, यमुना नदी के इस पर ताजमहल और यमुना नदी के उस पर एगो झोपड़ी, जेल, और में छोटा सा भोंका, और उसी में से झांक के देखता था ताजमहल को, कहता था उसी में है अमरी वली। बेचारा बर्बाद कर दिया इसको। राजा को पता नहीं कैसन कैसन राजा हो गया सब भारत में। ये सब चक्कर में राजा को नहीं शोभा देता। फिल्म में ये सब चलता है। अकबर सही था। देखिए, अगर किसी के भी राजा को एक समझदार रानी मिल जाती थी ना, तो उसका साम्राज्य बहुत ठीक ठाक से रहता था। अभी नूरजहां, मुमताज, ये सब खाली खर्चा कराने वाला थी सब। हाँ हाँ, अकबर की जोधाबाई खर्चा कराने वाले ने, झांसी की रानी, ये लोग। आगे बढ़े। सर्वाधिक हिंदू मनसबदार, हुमायूं के समय तो मनसबदारी व्यवस्था ही नहीं थी। शाहजहां के समय भी मनसबदारी थी। शाहजहां के समय अफगानिस्तान मुगलों से पूरी तरह आजाद हो गया। अफगानिस्तान कभियो कोई उसको कंट्रोल करके नहीं रख पाया है, चाहे वो सिकंदर से लेके चाहे जहां पे भी हो। अफगानिस्तान वालों को कोई नहीं रख सकता। जैसे भारत के लोग, जैसे हर जगह की एक मेंटेलिटी होती है। हम भारत का आदमी गरीब रहे अमीर रहे, लेकिन भारत के आदमी को कोई कहेगा तुमको उघारे रहना है, वो कबो ना रहेगा। मेंटेलिटी को तो हम गरीबी बर्दाश्त करेंगे, कोई मार देगा, गोली मार देगा, जलियांवाला बाग हो जाएगा, ऊंच नीच जाति वे सब बर्दाश्त कर लेंगे। भारत का चाहे छोटा आदमी हो या बड़ा आदमी हो, किसी को उघारे रहना रहेगा, मार देगा, सोच रहा ना जिएंगे हम यहाँ पर, वहां तक नहीं बर्दाश्त करेंगे। उसी तरह अफगान वालों की मेंटेलिटी है। हमारा जीडीपी भाड़ में गया, ग्रोथ रेट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, प्रेस स्वतंत्रता, ये सब कोई मतलब नहीं हम लोग के लिए। गुलाम ना रहेंगे हम यहाँ पे। उनकी मेंटेलिटी अलग है वहां पे। तो जैसे हम लोग की अलग मेंटेलिटी होती है, वहां पे उन सब की मेंटेलिटी अलग है यहाँ पे। तो इसमें कौन होगा? औरंगजेब। अगला क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वित्त वर्ष में कितनी बार आर्थिक नीति? तो 6 बार। कब जारी करती है? द्विमासिक, हर 2 महीने पे द्विमासिक जारी करेगी। तो टोटल साल में कितने होगा? 6 बार। हर 2 महीने पे अपनी मौद्रिक नीतियों को वो रिव्यू करती है। मौद्रिक नीति के तहत वो डिसाइड करती है कि बाजार में कितना ऋण देना है और कितना नहीं देना है। तो ये मौद्रिक नीति के आधार पर ही डिसाइड होता है। रेपो रेट ज्यादा रहेगा या कम रहेगा। मार्केट में यानी देश के अंदर कैश फ्लो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कैश फ्लो बहुत ज्यादा हो जाएगा तो महंगाई बढ़ जाएगा, और कैश फ्लो अगर बहुत कम हो गया तो रोजगार घट जाएगा। जैसे कोरोना में कैश फ्लो घट गया था, दुकानें बंद हो गई थी, कोई रोजगार ही नहीं कर रहा था यहाँ पे, तो बहुत सारी संख्या में बेरोजगार हो गए थे लोग। तो हर 2 महीने पे आरबीआई डिसाइड करती है कि इसमें चेंज करना है या नहीं करना है। उसका मन है वो हर 2 महीना पे चेंज नहीं करती है, लेकिन रिव्यू हर 2 महीने पे किया जाता है। तो ये चेंजिंग आरबीआई का डिसीजन है। रिव्यू लेकिन कब होता है? हर 2 महीने पे द्विमासिक। पहले तिमाही हुआ करता था, अभी कितना होता है? द्विमासिक। पहले क्या होता था? तिमाही। तो पहले को गोली मारी, अभी देखिए यहाँ पे कौन सा हो गया। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन जारी करता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। साल में कितनी बार जारी होता है? 2 बार। खरीफ और रबी के लिए जारी किया जाता है साल में 2 बार। साल में कितनी बार? 2 बार। देखिए, न्यूनतम समर्थक मूल्य जो होता है यह एक प्रकार का प्राइस गारंटी है किसानों के लिए। प्राइस गारंटी है किसानों के लिए कि आप गेहूं बोएंगे तो पहले ही कह देगा कि गेहूं हम कै रुपया किलो खरीदेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जैसे गेहूं के लिए कह देगा कि हम 1800 रुपया खरीदेंगे। अभी गेहूं का कितना खरीदता है सरकार? 22 रुपया। तो जैसे गेहूं, देखिए सरकार किसानों को बेवकूफ कैसे बनाती है। उसको गेहूं खरीदना रहेगा ना 22 रुपया केजी, तो सरकार किसानों को बेवकूफ बनाने के लिए क्या कहेगी? 2200 रुपया प्रति क्विंटल खरीदेंगे। 2200 रुपया प्रति 100 केजी। अरे भैया 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 22 रुपया प्रति केजी। सीधा बोलो ना, सबको समझ में आए ना। आप खरीदने जाइएगा ना तो अपने कहेगा 5 रुपया केजी। ना 5 रुपया कैसे? 500 रुपया प्रति 100 केजी हम राशन कार्ड पर देंगे। बोलो
बोलो, जब राशन कार्ड पे सरकार क्या देती है, 5 रुपया केजी गेहूं देती है ना, 5 केजी अनाज वगैरह 1-1 रुपया केजी या अलग अलग रेट पे, तो ऐसे नहीं, तो किसानों को क्या किया जाता है, गेहूं खरीदा जाता है कितना पे, 2200 रुपया प्रति 100 केजी। ये कौन हिसाब है, 22 रुपया किलो बोलो सीधे, जितना हम खरीदना होगा देंगे हम, आप फिक्स कर दीजिए हम 100 केजी से नीचे नहीं खरीदेंगे। और मजबूरी भी है, सरकार 2-3 किलो थोड़ी खरीदेगी। तो अगर किसानों के लिए फिक्स कर दिया कि 22 रुपया केजी हम गेहूं खरीदेंगे, अब चाहे रेट चाहे जितना भी हो जाए वो उतना ही गेहूं खरीदेगी 22 रुपए के हिसाब से। पहले क्या होता था ना, किसान जब फसल बोता था तो कटिया सारे किसान का एक साथ होता था, तो गेहूं का रेट धड़धड़ा के चल जाता था 16 रुपया केजी। तो कटिया के समय किसान उम्मीद में जाता था कि मेरा फसल महंगा बिकेगा, लेकिन सस्ता हो जाता था। तो सरकार ने कहा कि टेंशन मत लो, तुम हमारे गोदाम में ले आके बेच देना, एफसीआई गोदाम में। कहां ले आके बोल देना, एफसीआई गोदाम में, वहां ले जाके बेच दीजिए। मार्केट रेट 16 है, लेकिन वो कितना खरीदेगा, 22। आ जाएंगे बेचने, कहेगा बोरा नहीं है, बाद में आइए, हाँ, बाद में जाइए, भगा देगा। पता है 4 बार ट्रैक्टर लेके घूमेगा, एक घाटा लग जाएगा, जाके बाजार में बेच देगा यहाँ पे। तो सरकारी विभाग है अपना अपना। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य समझ में आ गया। लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य कभी भी उन प्रोडक्ट पे नहीं जारी किया जाता है जिसमें वाटर की मात्रा ज्यादा, जैसे सब्जी फल, ये सब का नहीं होता है। इसलिए देखते हैं ना, टमाटर पगलाइले भागता है, ये ससुरा सबसे ज्यादा नौटंकी टमाटर और प्याज करता है। सब समझ में आ गया कि नहीं। नींबू तो ज्यादा नहीं पड़ता है, बिना नींबू के भी चल जाएगा, लेकिन ये ससुरा टमाटर और प्याज पगलाइल रहता है हर साल। यहाँ पे होता है कि नहीं होता है। लहसुन, आगे बढ़े। न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन जारी करेगा, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, ऑप्शन नंबर ए। साल में कितनी बार, रबी फसल और खरीफ। राजकोषीय घाटा क्या होता है, बजट घाटा में और घाटा ऋण जोड़ दीजिए, बजट घाटा प्लस ऋण, बजट घाटा प्लस ऋण, ऑप्शन नंबर डी। बजट घाटा प्लस ऋण, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी होगा, डी। ये बहुत बड़का घाटा होता है राजकोषीय घाटा। देखिए सरकार के पास ना अलग अलग व्यय होता है। लोक मतलब होता है सरकारी राजस्व, राजस्व, लोक राजस्व हो गया। क्या हो गया, लोक राजस्व, लोक राजस्व। इसमें 2 तरह के सरकार की होती है। एक सरकार मतलब होता है सार्वजनिक, सार्वजनिक आय, सरकार को कैसे कैसे इनकम हो रहा है, और एक होता है सार्वजनिक व्यय। सार्वजनिक मतलब होता है सरकारी खर्चा, व्यय, एक्सपेंडिचर, व्यय। अब आपको पता है कि जितना आय हुआ और जितना व्यय हुआ, अगर व्यय ज्यादा किए हैं तो घाटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, घाटा हो जाएगा। अब आप बताइए कि सरकार को इनकम हुआ कितना, तो आय हुआ 100 रुपया और व्यय हो गया 135 रुपया, तो घाटा बताइए, घाटा 35 रुपया, घाटा 35, ये तो घाटा हो गया। अब देखिए एक और राजस्व घाटा क्या होता है, ये तो सरकार का बजट घाटा हो गया, बजट घाटा हो गया। राजकोषीय घाटा क्या होता है, अगर मान के चलिए तो बजट घाटा हो गया, बजट घाटा। राजकोषीय घाटा देखते हैं, राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा और खतरनाक होता है। ये तो बजट घाटा ही है, बजट घाटा। कितना रुपया लगा हम लोग को, 35 रुपया, 35 रुपया। और ओपे से सरकार कहीं ना कहीं से अगर लोन ली हुई थी ऋण, तो ऋण चुकाना है ना, उसी को हम देनदारी कहते हैं। ऋण कोई क्या कहेंगे, देनदारी। ये तो और हो गया, आपका लगा है घाटा, उस पे से लिए हैं कर्जा, तो कर्जा कोई आपका रिश्तेदार थोड़े दिया है, ब्याज लेगा। क्या लेगा, ब्याज लेगा। तो ये बताइए बजट घाटा घातक होता है या राजकोषीय घाटा, क्योंकि राजकोषीय घाटा कंटिन्यूअस चलते रहेगा, ऋण पे ब्याज, ऋण पे ब्याज, ये बहुत खतरनाक हो जाता है राजकोषीय घाटा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो बजट घाटा साल में हमको जितना लग गया, उसमें से अगर ऋण या देनदारी भी जोड़ दिए तो कौन सा घाटा, राजकोषीय घाटा। यही क्वेश्चन पूछ रहा था, कौन सा, राजकोषीय घाटा। पढ़िए, राजकोषीय घाटा, साल का बजट घाटा और प्लस ऋण। ऋण को ही क्या कहते हैं, देनदारी या दायित्व। ऋण को ही क्या कहेंगे, देनदारी या दायित्व। अगर इसको डिटेल से और देखेंगे ना, इसको और डिटेल से अगर देखेंगे तो ये जो सरकार का इनकम होता है, ये 2 तरह से इनकम होता है। एक इनकम जो होता है सरकार के पास, उसे कहते हैं राजस्व आय। कौन सा, राजस्व आय, राजस्व
आय, राजस्व आय, और एक होता है पूंजीगत आय। पूंजीगत आय, पूंजीगत आय समझिए, इसे रेवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं और इसे कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं। ये सरकार जो होती है ये लौटाती नहीं है, ये नहीं सरकार लौटाती, क्योंकि सरकार इसके बदले आपको कोई ना कोई दिया हुआ है। जैसे सरकारी कंपनी, रेलवे वगैरह से सरकार को होने वाला प्रॉफिट होता है। सरकार जो आपसे फीस लेती है कहीं कहीं पे, सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी स्कूल, ये सब में क्या होता है, फीस लेती है। सरकार का सबसे बड़ा राजस्व आय का स्रोत है टैक्स। सरकार क्या ले लेती है, टैक्स। ये राजस्व आय को सरकार आपको कभी लौटाएगी ही नहीं, और ये पूंजीगत आय को सरकार को लौटाना पड़ता है। जैसे सरकारी बैंकों में रखा हुआ धन, बैंकों में रखा हुआ धन, ऑनलाइन जो बैंकों में रखे हैं सरकारी बैंक में, वो किसके पास है, सरकार के पास। तो सरकार से अगर आप सरकार के आय का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, राजस्व। सरकार टेंशन फ्री काम करती है, राजस्व। जो आप बैंक में रखे हैं, क्या सारे लोग अपना पैसा बैंक से निकालते हैं, नहीं निकालते हैं आप लोग। अब आप समझिए, अभी यहाँ पे अपने यहाँ 40,000 स्टूडेंट, ठीक है, सबके अकाउंट में सपोज 1,000 रुपया पड़ा है, ठीक है, गिनिए 40,000 में हम 3 गो जीरो बढ़ा देते हैं, हाँ, इकाई दाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 4 करोड़। आप बेरोजगारों से 4 करोड़ मिल गया उसको, जबकि 21,000 सोचते हैं, सरकार के पास 4 करोड़, और कमो बेस करके आप 1,000 छोड़िए देते हैं। और सरकार का उम्मीद क्या है पता है, किस पे नजर है सरकार की, आपके घर से आने वाला जो 5,000 रुपया होता है सब पे। सरकार कहती है कि एक काम करती, 40,000 जो स्टूडेंट है, इसका जो 5,000 मंथली आ रहा है, इसको खड़े लील जाते हैं, घोट जाते हैं। देखिए 5 में 4 का गुणा करिए, 5 चौको 20, अब जीरो गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7, तो कै गो जीरो, 7 गो जीरो लग गया, 7 गो जीरो। इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़। सरकार की नजर आपके 20 करोड़ पे है। सोचिए, आप कल्पना कीजिए, तो सरकार की नजर आपके 20 करोड़ पे है, कहते इसको लौटाना ही नहीं है, इसीलिए सरकार इसका उपाय कर दिए, नहीं लौटाती है। पता है क्या, यूपीआई करो, यूपीआई, ए जेब से निकाल के ए जेब में, ए जेब से निकाल के ए जेब में, पेटीएम करो, पेटीएम, ऑनलाइन करो, कैशलेस करो, समझ में आ गया, निकलेगा बाहर। और जहां आप एटीएम से पैसा निकालेंगे तो कह 3 बार से ज्यादा निकालेंगे तो पैसा काटेंगे, काहे, वहीं रखो, इस जेब में रखो चाहे इस जेब में रखो, रखो ससुरा वहीं रखो, यहाँ पे, समझ में आ गया। और हम लोग कहते हैं कि हम लोग कैशलेस में एकदम आगे हैं, हाँ, एकदम आगे रहो, एकदम आगे रहो कैशलेस में, तुम्हारा कुल पैसा सरकार यूज करेगी, समझ में आ गया, किसी को दिक्कत, कैशलेस करते रहे। इसलिए सरकार बड़े बड़े कंपनियों को कहती है कि 2 लाख से ज्यादा का अगर कोई कैश दे दिया तो उसको जुर्माना लग जाएगा, उसके ऊपर उतने जुर्माना लगेगा, जैसे 2 लाख 1,000 दे दिए ना, तो 2 लाख 1,000 जुर्माना ठोक देगा, 1,000 नहीं, 2 लाख 1,000 जितना दिए ना उतने ठोक देगा जुर्माना। इसलिए सरकार कहती है कि आप मैक्सिमम कैश में कितने काम कर सकते हैं, 2 लाख का, उससे ज्यादा कैश कीजिए, इस जेब में रखिए चाहे उस जेब में रखिए, रखिए यहीं पर। नहीं, ऑनलाइन पेमेंट कौन कर दिया, 1 लाख से ज्यादा नहीं होता है, 100 करोड़ कर सकते हो तुम मोबाइलवा से कर रहा है चेक से करो, चेक से, मोबाइल से अगर 1 करोड़ ट्रांसफर दे दिया ना, तो तुम्ही को पकड़ के कनपट्टी पे सटाएगा सब, कहेगा कर तो 5 लाख, जाओ घर जाओ, टाटा, चल दिए, समझ आ गया कि नहीं, बकलोल कहीं का, तो चलता फिरता बैंक हो जाएगा सब, तभी तो कोनों को पकड़ के पूरा अकाउंटे साफ कर देगा। ऐसे आपको 1 लाख देता है, खूब से खूब निकलेगा तो कितना होगा, 1 लाख निकलेगा, और नहीं तो बैंक में जाइए, बैंक में ट्रांसफर करेंगे इधर से उधर, फिर बैंक उसमें भेज देगा ना, तो वापस वो ले लेता है। बड़ा अमाउंट ट्रांसफर करने में बैंक टाइम ले लेता है, 24 घंटा क्लियरेंस में ले लेता है, कि 24 घंटा में कहीं ना कहीं कूद के भाग जाएगा ही। आगे बढ़े तो इस सरकार का कई तरफ का क्या होता है, आय होता है। उसी तरह सरकार के व्यय भी होते हैं। एक व्यय होता है जो राजस्व व्यय, राजस्व व्यय, और एक होता है पूंजीगत व्यय। राजस्व व्यय उसमें होता है जो सरकार मदद राशि करती है, और पूंजीगत व्यय उसे होता है जिससे सरकार किसी चीज का निर्माण करती है, निर्माण वगैरह करेगी, जैसे पुल निर्माण, रेलवे स्टेशन, मेट्रो वगैरह, वो किसमें जाता है, पूंजीगत व्यय। तो सरकार का ये पूंजीगत व्यय बहुत ही ज्यादा होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। चलिए अगला कहते हैं, इनमें से किस कोशिका में ऊर्जा गिरी कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया।
माइटोकांड्रिया को ऊर्जागिरी करते हैं, माइटोकांड्रिया। इसमें कौन साइकिल चलता है? क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, क्या कहेंगे? प्रोटीन। लाइसोसोम का आत्महत्या की आत्महत्या। एटम बम, कोशिका का एटम बम किसे कहते हैं? केंद्रक को, कोशिका का ब्रेन, कोशिका का ब्रेन कहा जाता है केंद्रक को। आगे बढ़े। मेरे अकाउंट में 65 रुपया है सर जी। सरकार का पूंजीगत व्यय हिला दिया ही तो। इसको कोई किडनैप करेगा ना तो वापस कुछ दे देगा। 50 रुपया ले जाए। दिल्ली में 2 महीना पहले दिल्ली के आसपास कोई हस्बैंड वाइफ जा रहे थे, तो एक बाइक वाले आए, सब बंदूक दिखा के वाइफ का पर्स छीन लिया सब उसका। अब पर्स खोल के देखा सब ना, तो उसमें 100 रुपया था, तो वापस दे दिया सब, और कुछ अपनों से दिया सब। चल गया सब। 100 रुपया था ना, तो अपने से भी दिया सब। चोर सबको भी बेचा सब। रक्त किस प्रकार का ऊतक होता है? संयोजी ऊतक। रक्त संयोजी ऊतक होता है, संयोजी ऊतक होता है। संयोजी रक्त और अस्थि जो होती है ना, अस्थि हड्डी, ये भी संयोजी ऊतक होता है। हड्डी भी क्या होता है? संयोजी ऊतक। वसा जो होता है वो कौन सा होता है? एपिथेलियल ऊतक। वसा एपिथेलियल। तंत्रिका ऊतक का बना होता है ब्रेन। तंत्रिका ऊतक का बना होता है ब्रेन। जटिल ऊतक जो होता है पेड़ पौधों में होता है। पेड़ पौधों में जटिल ऊतक होता है, इसमें होता है जाइलम और फ्लोएम। ये पेड़ पौधों में होता है जाइलम और फ्लोएम। फ्लोएम ये हम आपको कल पढ़ा दिए थे। पानी वगैरह का परिवहन जाइलम, भोजन का फ्लोएम, भोजन का फ्लोएम, भोजन का फ्लोएम। कौन सा पादप हार्मोन फल पकाने का काम आता है? एथिलीन। एथिलीन फल पकाता है। लेकिन अगर एसिटिलीन कहेगा ना, एसिटिलीन, तो एसिटिलीन जो है कृत्रिम रूप से फल पकाएगा, कृत्रिम रूप से फल पकाता है। इसे को हम नॉर्मल भाषा में कार्बाइड बोलते हैं। तो जब आर्टिफिशियली फल पकाना होता है ना, तो एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं, और नेचुरल फल पकता है तो एथिलीन। तो ये वाला अच्छा होता है, ये वाला तो अभी जो बाजार में बिकता है वो एसिटिलीन होता है। ये फल उतने अच्छे नहीं होते। ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा ए। फ्लोरिजेंस फूल खिलाने में मदद करता है, और ऑक्सीन हार्मोन वृद्धि में मदद करता है। किसमें? वृद्धि में। और यह प्रकाश की ओर अपने आप को मोड़ लेता है। यही वजह है कि ऑक्सीन हार्मोन जो होता है ना, यही वाला हार्मोन की वजह से सूर्य की ओर सूरजमुखी घूम जाता है। ऑक्सीजन यही तो तत्व है ऑक्सीजन। पेड़ पौधों को ऑक्सीजन नहीं चाहिए, कल पढ़ाए थे। उसको क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोग को चाहिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ट्रैकोमा में प्रभावित होता है, आँखिया भोथर हो जाता है। ये जो आँख के ऊपर की पलकें होती है ना, इस पे एक पौआ मांस जम जाता है। इसे जैसे आप लोग चिकन उकन खरीद के लाते हैं, एगो ऊपर वाला पलक हो, एगो एक पे मांस जम जाएगा इतना बड़ा, वो देखिए नहीं पाएगा इसे, तो इसे उठा के देखता है। हाँ नमस्कार चाचा, फिर ऐसे मोड़ लेता है वहां पे। समझा कि नहीं गया? ट्रैकोमा बीमारी में। यकृत में तो हेपेटाइटिस होता है, लीवर में। फेफड़ा में टीबी। टीबी किसमें होता है? फेफड़ा। ट्यूबरकुलोसिस टीबी में हो जाता है, ट्यूबरकुलोसिस। आज ट्यूबरकुलोसिस से बचने के लिए बच्चों को बीसीजी, बैसिलस कालमेटर ग्यूरिन, बीसीजी। और बड़े आदमी में डायरेक्ट ऑब्जॉर्प्शन ट्रीटमेंट, डायरेक्ट ऑब्जॉर्प्शन ट्रीटमेंट डॉट्स। बड़े लोगों में टीबी से बचने के लिए डॉट, और छोटे बच्चों में बीसीजी। आप सब लोग को लगा होगा बीसीजी का टीका यहाँ पे, टीबी से बचने के लिए। ब्रेन में तो 50 को बीमारी होता है। भारत का आदमी जब तक पूरी तरह आदमी सनक ना जाए उसे बीमारी नहीं मानता है, जबकि बीमारियां बहुत किस्म की होती हैं। सब ब्रेन में आप कई बीमारी होती है जिसमें ना एक दूसरे को शक की बीमारी होगा, उस पर हमेशा डाउटे करते रहेगा। समझ में आ गया? वो सिजोफ्रेनिया का लक्षण होता है। और ये लाइफ तबाह हो जाती है जब हस्बैंड वाइफ में अगर इनमें से किसी एक को कोई बीमारी हो गया तो अब सनकल रहेगी, वो हमेशा ओकरा पे डाउटे कोई रहेगा। जबकि ये क्या है? बीमारी। भारत में जब तक सनक के और वो तेरे नाम की तरफ पगला के घूमे नहीं ना, तब तक लोग उसको पागल नहीं समझते। वो तो एक्सट्रीम कंडीशन है। मतलब बुखार अब क्या होता है, 101 को भी बुखार कहते हैं, 102 को भी कहते हैं, क्या कि पूरा कपार फट जाए गर्मी से तबे बुखार कहेंगे। लेकिन ब्रेन में जब तक पूरी तरह सनकेगा नहीं ना,
तब तक उसको भारत के लोग पागल नहीं कहते। जबकि भारत की 10% जनसंख्या सिजोफ्रेनिया से ग्रस्त है, और इस खास करके युवा पीढ़ी। और युवा पीढ़ी में ना ओवर थिंकिंग की एक बहुत बड़ी समस्या है। महिलाओं में तो और घर कर चुका है ओवर थिंकिंग, दिन भर सोचते रहेंगे सब यहाँ पे। आगे बढ़े। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क, सेरिब्रम, 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 सेरिब्रम 66% तो अकेले ले लेता है। सेरिब्रम कितना ले लेता है? 66%। अकेले पूरा ब्रेन का ले लिया सेरिब्रम। ये सेरिब्रम ही है जो हमारी मेमोरी को याद रखता है। ब्रेन की सबसे बड़ी खासियत क्या है? मेमोरी याद रखना, मेमोरी को याद रखना। अगर ब्रेन की मेमोरी गई, काम खत्म। तो पूरा ब्रेन का मेमोरी क्या होता है? सेरिब्रम होता है। अगर मेमोरी खत्म तो ब्रेन खत्म हो जाता है। अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, ये सब तो पीछे का हिस्सा। हाइपोथैलेमस जो होता है ये हमें क्या कहता है? बाहरी चीज का आभास कराएगा। थैलेमस अंदर की चीज का, प्रेम, घृणा इत्यादि किसको मेंटेन करता है? थैलेमस, हाइपोथैलेमस। प्रेम, घृणा, हाइपोथैलेमस। ठंडी, गर्मी, हाइपोथैलेमस। कोनो मार दिया, हाइपोथैलेमस। समझ में आ गया कि नहीं? गुस्सा जाएंगे, हाइपोथैलेमस। किसी को देखते गुस्सा उतर जाएगा, हाइपोथैलेमस। कोनो को देखते बीख चढ़ जाता है, हाइपोथैलेमस। होता है कुछ कुछ होता है ऐसा, उनको देखते आदमी क्या हो जाता है? गुस्सा आ जाता है। वो सारा सिस्टम कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। अगला, किन रुधिर वाहिकाओं में हृदय से शरीर की ओर जाता है? धमनी। हृदय से शरीर, देखिए हार्ट से अगर बॉडी पार्ट की ओर जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं धमनी। क्या कहेंगे? धमनी। और अगर वही उल्टा करेंगे, बॉडी पार्ट से हार्ट की ओर आएगा तो सीरा बोलते हैं। क्या कहेंगे? सीरा। सीरा में क्या होता है? CO2। और धमनी में क्या होता है? ऑक्सीजन। धमनी में क्या होता है? ऑक्सीजन। धमनी में ऑक्सीजन। इसे क्या कहते हैं? आर्टरी। इसे वेन। क्या कहेंगे? वेन्स। डॉक्टर इंजेक्शन किस में देता है? वेन्स में। इसका प्रेशर ज्यादा होता है 120 और इसका प्रेशर होता है 80। और यही दोनों को डॉक्टर बताता है 120/80। तो इंजेक्शन किस में दिया जाता है? वेन्स में। किस में? वेन्स। इंजेक्शन पे भी लिखा होता है IV, इंटरवेन। ये लिखा रहता है क्या? आर्टरीज में। आर्टरीज बहुत मोटा होता है, आप देखिएगा ना यहाँ पे कुछ कुछ मोटे नस होते हैं सब, वहां पे वो बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं सब। आगे बढ़ते हैं। महिला स्वयं सहायता समूह को सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने 2023 में किस योजना का? नमो ड्रोन दीदी योजना। नमो ड्रोन दीदी योजना। सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये महिलाओं का समूह होता है जो आपस में एक दूसरे की मदद करती हैं। आगे बढ़े। अगला, दिसंबर 2023 के आंकड़े के मुताबिक दुनिया में सबसे बड़ा अफीम म्यांमार। कौन है? पहले कौन था? अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आया। उसने कहा कि जिसके खेत में हम अफीम देख लेंगे, खेत में आग लगाएंगे, और जिसका खेत होगा उसके घर में आग लगाएंगे, और जो घर में पाया जाएगा उसको फांसी लगाएंगे। सब जना क्या हो गया? अफीम की खेती रोक दिए। और तालिबान के ऑफिस में दौड़े दौड़े वो लोग आए जो अफीम बो चुके थे। कहे कि साहब हम तो बो चुके हैं पहले ही। तो कहा कि आग लगा दो। अभी भारत में रहता तो कहता ठीक है ये फसल निकल जाने दो। कहा कि ना 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 आग लगा दो यहाँ पे, अफीम उत्पादन रोक दिया। तो आगे कौन निकल गया? म्यांमार। कौन आ गया? म्यांमार। अफीम उत्पादन में म्यांमार आ गया। अगला, इंडियन आर्ट आर्किटेक्चर एंड डिजाइन बिएनल 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया? दिल्ली में। कहाँ पे? दिल्ली में। इंडियन आर्ट का उद्घाटन दिल्ली में किया गया है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे विशाल केंद्रीकृत सौर ऊर्जा परियोजना UAE चालू कर रहा है। केंद्रीकृत कर रहा है, समझिए। मतलब ये नहीं है ना कि एक जगह जगह, नहीं तो दुनिया में ऐसे देखेंगे तो भदला सोलर प्लांट राजस्थान का ही है। वो एक के जगह UAE बनाएगा, और UAE 2050 के बाद अपने टोटल एनर्जी की जरूरत सौर ऊर्जा पर शिफ्ट हो जाएगा। UAE 2050 में कंप्लीटली सौर ऊर्जा पर शिफ्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है विमबैक्स। विमबैक्स में कौन है? वियतनाम और भारत। विमबैक्स वियतनाम और भारत। वियतनाम और भारत। विमबैक्स ऑप्शन नंबर C, वियतनाम और भारत। किस राज्य की लाकलोंग हल्दी को GI टैग मिला गया? मेघालय। किस राज्य को? मेघालय। मेघालय की को मिला गया है। ऑप्शन नंबर C, मेघालय में। जलवायु परिवर्तन
परिवर्तन सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर? भारत कितने नंबर पे है? जलवायु परिवर्तन सूचकांक भारत की रैंकिंग में सुधार आया है 2024 में, 7 या 8 पे चला गया, यहाँ पे 8 पे। कितने पे? 8 पे। अगला, केप 2000 दुबई में चल रहे केप 28 में भारत के किस संगठन के साथ ग्रीन राइजिंग चालू किया है? ग्रीन राइजिंग बच्चों के लिए यूनाइटेड नेशन ऑफ इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड, यूनाइटेड नेशन फॉर इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड, यूनिसेफ। अगला, कौन से देश ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर आ गया है? इटली। जॉर्जिया मिलोनी, इटली BRI से बाहर आ गया। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो था वो चाइना क्या करता है कि हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोन देता है। हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर में पुल बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए, और लोन की शर्तें इतनी हाई रखता है जिसका कोई हद नहीं, और नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करा लेता है कि इस लोन की शर्तों के बारे में आप किसी से कुछ भी नहीं बता सकते हैं, तो NDA साइन करा लेता है। इस कर्ज के जाल में श्रीलंका बुरी तरह फंस गया और पाकिस्तान भी पूरी तरह से बर्बाद है। यहाँ पे पाकिस्तान को अपने डेब्ट ट्रैप में फंसा लिया है चाइना, समझ में आ गया कि नहीं आ गया यहाँ पे? तो ये इटली बाहर हो गई है। पाकिस्तान से चाइना जो है ना गधा खरीद के ले जा रहा है, गधा खरीद के ले रहा है पाकिस्तान से। कुल जनसंख्या तब तो बिक जाएगी उसकी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा संविधान सभा के लिए सही है? संविधान सभा के लिए अब करण सर करा देंगे, ठीक है? आगे पहले लाइन से करा लेने दो। हाँ जी, आज फिर लेट मत हो जाए। नहीं सर आ गए? हाँ, आज हम ज्यादा टाइम ले लिए गुरुजी। नहीं हो गया, आप ही का है 35। पॉलिटी में आज टाइम लगने वाला, लेंदी क्वेश्चन है यहाँ पे। तो देखिए साइंस में कुछ बच गया है ना, तो अभी कलियो बच गया था। दिक्कत देखो नहीं बचता, लेकिन क्या कहिएगा ना, अब BPSC वाले बैच के बच्चे लाइन लगा के बाहर गेट तक पहुंच गए हैं। वो कहां तक पहुंच गया है? बाहर। हाँ, ये लोग को तो लीजिए सर। जी सर, थैंक यू सर। हाँ भाई, कैसे हैं आप लोग? तो आज पढ़ लिया पॉलिटिका? क्वेश्चन टपता क्या? गुड, आओ जल्दी आओ, देखो शुरू करते हैं। क्वेश्चन थोड़े आज कॉन्सेप्चुअल है, कल हम थोड़े फैक्चुअल रखेंगे। हम एक दिन कॉन्सेप्चुअल एक दिन फैक्चुअल, कैसे रखेंगे? एक दिन कॉन्सेप्चुअल एक दिन, यानी एक दिन थोड़ा क्वेश्चन टफ होगा, एक दिन क्वेश्चन थोड़ा सा फैक्चुअल होगा। आज सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? और क्वेश्चन बनाने मजा तो इन्हीं का आता है, असली मजा तो स्वाद तो इन्हीं में। आओ देखो। अच्छा पहले बताओ इसका आंसर कितने लोगों ने किया है सही? हुआ ही नहीं। कितने लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए? हाथ उठाएं। आंसर क्या होगा बताओ? आंसर क्या होगा? देखो, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव 1946 में प्रांतीय विधानसभा के चुनाव के आधार पर किया गया था। बोलो हाँ या ना? बोलो। क्योंकि प्रोविंशियल असेंबली के 1585 मेंबर थे और 1585 संविधान सभा के प्रोविंशियल असेंबली यानी 1585 जो प्रांतीय विधानसभा थी उनके सदस्यों ने, आप कह सकते हैं 296 सदस्यों का इलेक्शन किया था और 93 कैसे थे? मनोनीत थे। तो टोटल संविधान सभा में 389 मेंबर थे, जिसमें निर्वाचित कितने थे? 200 कैसे बांटोगे? 296 मेंबर थे और 296 मेंबर को अगर बांटोगे आप तो बड़े सिंपल सा तरीका है। हमारे देश में अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था,
यानी देश की जनता ने 1585 को चुना और इन 1585 में से 389 और 389 में 292 प्लस 4 और प्लस 90 चार थी कमिश्नरी, चार थी ABCD, A फॉर अजमेर, A फॉर, B फॉर बलूचिस्तान, B फॉर, C फॉर कुर्ग और D फॉर अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और चार कमिश्नरी थी। संविधान सभा में इन सदस्यों का चुनाव बिल्कुल ऐसे हुआ था, प्रांतीय विधानसभा से अप्रत्यक्ष चुनाव था। देशी राज्यों के प्रतिनिधियों को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया था। 100% कैसी बात है? संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई रायों से प्रभावित नहीं होता था, प्रभावित होता था। सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे। मांगे गए, बिल्कुल सही बात है, जनता से सुझाव मांगे गए थे। जनता से पूछा जाता था कि आपकी बात सही है कि आपकी बात गलत है। दैट आंसर गोज टू 4D, आंसर गोज टू D। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखें, कहां क्वेश्चन है, क्या अगला क्वेश्चन देखें आप, आंसर गोज टू D, यही है ना आंसर इसका, मैं देख लूं, आंसर गोज टू D, बिल्कुल। चलो अगला क्वेश्चन बताएं। बहुत ही टफ क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही प्यारा प्रश्न है, करो सॉल्व। आंसर क्या होगा? हिलना नहीं है, पॉलिटी बहुत आसान है। देखो, किसी आसान चीज को बार बार आसान बनाओगे ना तो कॉन्फिडेंस आसमान में चला जाता है। कभी कभी कॉन्फिडेंस को जमीन में लाने के लिए कुछ कठिन काम भी करने पड़ते हैं। बात समझ आ रही नहीं आ रही कि कॉन्फिडेंस कहां रहे, कहां रहे? करो सॉल्व, सॉल्व करो। चलो, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। देखो सुनो, आप मैच करना समझें। आप सभी जानते हैं संसदीय प्रकार की व्यवस्था, आप सभी को पता है कि इसमें सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, यानी ए का आंसर 4 होगा, पहला गलत है और सी भी गलत है। बोलो हाँ या ना? आपको अच्छे प्रकार से पता है एकात्मक व्यवस्था में शक्तियों का केंद्रीकरण होता है, यानी डी का आंसर। कितना सिंपल प्रश्न है, आंसर क्या हो गया? क्या हो गया? ये तो है सॉल्व करने का तरीका कि प्रश्न को पकड़ना कैसे। अब मैं सिखाता हूं सॉल्व कैसे किया। देखो, ये संसदीय सरकार होती है, अध्यक्षात्मक सरकार होती है, संघीय व्यवस्था होती है, एकात्मक सरकार होती है। 4 प्रकार की सरकार के सिस्टम है। अब इन चारों में अंतर क्या है ये नहीं पता होगा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, और ये आप अक्सर पढ़ते भी नहीं है। ठीक है, अब सुनो, है क्या? जिस व्यवस्था में एकात्मक मतलब यूनिटरी, जिस व्यवस्था में सारी पावर एक के अंदर चली जाए, ऊपर चली जाए, उसे क्या कहते हैं? एकात्मक। क्या कहते हैं? जैसे ब्रिटेन, शक्तियों का केंद्रीकरण हो जाए, एक आदमी के अंदर शक्ति सारी आ जाए तो उसे केंद्रीकरण कहेंगे, विकेंद्रीकरण? जोर से बोलो। तो केंद्रीकरण में क्या हो गया? डी का आंसर क्या हो गया? वी। अब सुनो, संघीय क्या होती है? संघीय होती है ऐसी व्यवस्था जहां शक्तियां जो हैं वो 1 से 9 बाकियों में फैल जाए। कैसी हो जाए? इसे कहते हैं फेडरल। क्या कहते हैं? संघीय व्यवस्था। जैसे अमेरिका है तो शक्तियों का विभाजन। तो सी का आंसर क्या होगा? 2। सी का आंसर क्या होगा? 2 हो गया। अब सुनो, एक शब्द लिखा है यहां पे, शक्ति का पृथक्करण। इसे कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। जो शक्ति का पृथक्करण है, अगर आप ये पढ़ेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आप समझने की कोशिश करो, एक होता है एकात्मक, एक होता है संघात्मक। कौन सा होता है? एक होता है एकात्मक, एक होता है संघात्मक, एक होता है संसदीय। क्या होता है? और एक होता है राष्ट्रपति प्रकार की सरकार। कौन सी होती है? यार पानी है क्या? पता नहीं क्या हो गया। नहीं, यहां देखो, ऐसा मॉडल जहां पूरी पावर यू बना दे, यूनिटरी। क्या बना दे? इसे कहते हैं यूनिटरी।
पूरी पावर नीचे से ऊपर चली जाए इसके अंदर, इसे क्या कहेंगे? एग्जाम्पल क्या हो गया? ब्रिटेन। जहां फेडरल, जहां पूरी पावर क्या हो जाए? फैल जाए। क्या हो जाए? क्या हो जाए? यानी यहां से पूरी पावर ऐसे करके फैल जाए, इसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? अगला, अगला क्या है? अगला है संसदीय। संसदीय क्या होती है? जहां सरकार संसद के प्रति रिस्पॉन्सिबल रहे, उसे क्या कहेंगे? जैसे भारत और ब्रिटेन। जहां राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति हो और राष्ट्रपति संसद के प्रति रिस्पॉन्सिबल ना हो, कार्यपालिका अपना अलग काम कर रही है, विधायिका अपना अलग काम कर रही है और न्यायपालिका अपना अलग काम कर रही है, तो बताओ तीनों के तीनों अलग अलग है या नहीं है? शक्ति पृथक्करण हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? हमारे कंट्री में सरकार में वही आदमी रहेगा जिसके पास लोकसभा में बहुमत होगा, नहीं सरकार क्या होगी? गिर जाएगी। इसका मतलब है हमारे कंट्री में विधायिका में उसी की चलेगी जिसकी कार्यपालिका में चलेगी। जिसके पास विधायिका में बहुमत होगा वही कहां बैठेगा? कार्यपालिका में। तो संसदीय प्रकार की सरकार में शक्ति पृथक्करण नहीं होता। शक्ति पृथक्करण का मतलब है कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों अलग अलग, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। तो जो राष्ट्रपति प्रकार की सरकार है, जैसे अमेरिका में, वहां शक्ति पृथक्करण देखने को, शक्तियों का पृथक्करण देखने को मिलता है। तो जो है 3 का आंसर क्या होगा? बी। तो आप मैच करके देख लें तो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका? बहुत आसान है, सिंपल बात है। जहां सारी शक्ति केंद्र में जाए उसे क्या कहेंगे? जोर से बोलो। जहां सारी शक्ति केंद्र के पास हो क्या कहेंगे? जहां शक्ति केंद्र और राज्य में बटी हो क्या कहेंगे? जहां सरकार लोकसभा के प्रति जिम्मेदार हो क्या कहेंगे? जहां सरकार को संसद से कोई मतलब ना हो क्या कहेंगे? राष्ट्रपति अध्यक्ष प्रकार की सरकार। अमेरिका, ब्रिटेन, इंडिया, अमेरिका, ब्रिटेन। क्लियर? बोलो हाँ या ना। अगला क्वेश्चन। ये तो आसान है, ठीक है। भारत के संविधान के अधीन केवल भारत के नागरिकों को अधिकार प्राप्त है। तो आपको पता है अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30, ये ऐसे फंडामेंटल राइट है जो भारतीयों को मिले। तो ये कौन सा आर्टिकल है? केवल भारतीयों को प्राप्त है। इसका मतलब ये तो आंसर होगा नहीं। बोलो हाँ या ना। ये कौन सा है? होगा कि नहीं होगा? ये कौन सा है? इसका मतलब ये भी। ये कौन सा है? इसका मतलब ये भी। तो आंसर क्या हो गया? आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया बी। अगला वाला है कौन से? एक नंबर है, सॉल्व करें इसको। कौन सा नंबर? देखो बहुत आसान प्रश्न है, यह सबसे आसान प्रश्न है। हमारे संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? पहले कितनी थी? 9वीं कब जुड़ी? 1900। अरे हाँ ना। 10वीं 1900, 11वीं और 12वीं 1992 और लागू कभी 1993। बहुत आसान है। भाषाएं कौन सी सूची में? दल बदल कौन सी में? राज्यसभा की सीटें, संघ और उसका नाम। चौथी बताओ कौन सा मैच कर रहा है? एक आंसर 4 होगा। कौन सा मैच कर रहा है? तो आंसर क्या हो गया? बोलो सी। अगला अनुसूचियों को याद कर लेना। पहली में क्या है? भारत का। भारत का। दूसरी में क्या है? दूसरी में क्या है? तीसरी में क्या है? क्या है? चौथी में क्या है? क्या है? राज्यसभा की। 5वीं में क्या है? एससी अनुसूचित क्षेत्र। 6वीं में क्या है? एटीएम स्क्वायर। असम, मेघालय, त्रिपुरा। 7वीं में क्या है? केंद्र राज्य के भी शक्तियों का। 8वीं में क्या है? कितनी भाषा? कितनी? 9वीं में क्या है? पुनरावलोकन नहीं होगा। पुनरावलोकन। और 10वीं में क्या है? दल
और 11वीं में और 12वीं में नगर। तो सिंपल सुनो, ये कब ऐड हुई? 1992 दोनों 1992 दोनों 1900। संविधान संशोधन कौन सा? कौन सा? कौन सा? कौन सा? 74वां। ये दोनों लागू हुई थी 1993 में। चलिए अगला प्रश्न बता रखा है आपको विषयों के बारे में, कौन सी में कितने हैं। चलो अगला सॉल्व करो। अगला क्वेश्चन सॉल्व करो। बताओ भाई। संसद की लोक लेखा समिति, संसद की यानी पीएससी, पीएससी के बारे में कौन सा कथन सही है? लोकसभा राज्यसभा के दोनों मेंबर होते हैं। इसमें कितने मेंबर होते हैं? 15 किसके? 7 किसके? बोलो किसके? तो पहला सही है। देखो हमारे संसद में 2 प्रकार की समितियां हैं, एक है स्थायी समिति, एक है अस्थायी समिति। जो स्थायी समिति हैं उनमें वित्त संबंधी समितियां हैं, यानी 3 है। लोक लेखा समिति, एक है प्राक्कलन समिति और तीसरी कौन से? लोक उपकरण समिति। इन तीनों समितियों का जो चुनाव होता है वो बिल्कुल ऐसा होता है जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, एकल संक्रमणीय। ये क्वेश्चन अगर वन लाइनर में पूछा जाएगा आपसे कि लोक लेखा समिति का चुनाव कैसे होता है, तो एकल संक्रमणीय जैसे राष्ट्रपति का होता है। बात समझ आई नहीं आई? ठीक है। इसमें 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा 7 राज्यसभा। इन सारी समितियों का कार्यकाल, चाहे आपसे लोक लेखा पूछे, चाहे आपसे प्राक्कलन पूछे, चाहे आपसे लोक उपक्रम पूछे, तीनों का कार्यकाल कितना है? किसी भी स्थायी समिति का कार्यकाल कितना होता है? इसका कोई मंत्री मेंबर, किसी भी समिति का कोई मंत्री मेंबर, तो चारों के चारों कथन इसके बारे में क्या है? सही है। अब देखो समझ लो, समितियों के बारे में बड़ी सिंपल है। 3 कमेटी इंपॉर्टेंट है। एक तो पीएससी जिसको बोलते हैं लोक लेखा, दूसरी को बोलते हैं प्राक्कलन, क्या बोलते हैं? और तीसरी को बोलते हैं लोक उपक्रम, क्या बोलते हैं? अगर इन तीनों को देखेंगे तो लोक लेखा समिति के सदस्यों की संख्या कितनी? 15 लोकसभा और 7। इसके सदस्यों की संख्या कितनी? और 30 के 30 कहां से? लोक। इसकी कितनी? 15 लोकसभा और 7। बोलो हां। इसका कार्यकाल कितना? 1। इसका कितना? इसका कितना? कोई मंत्री इसका सदस्य होगा? कोई इसका होगा? कोई इसका होगा? इसका चुनाव भी एकल संक्रमणीय, इसका चुनाव भी एकल संक्रमणीय, इसका चुनाव भी एकल संक्रमणीय। तीनों की बात बराबर है, बहुत ही सिंपल है। इसे लोक लेखा समिति कहते हैं, ये प्राक्कलन समिति कहते हैं, ये इसकी जुड़वा बहन है, ये इसकी जुड़वा बहन है। और इसका दोस्त किसे कहते हैं? सीएजी को। इसका दोस्त किसे कहते हैं? एक क्वेश्चन बनता है, लोक लेखा समिति का फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड कौन है? तो कौन है? सीएजी। कौन है? बात समझ आई या नहीं आई? बोलो हाँ या ना। खत्म हो गया क्या? करो करो करो। किया नहीं क्या आप लोगों ने? हैं? भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कौन सा कथन? राष्ट्रपति के ऊपर लिखा है 35 वर्ष की आयु से ऊपर का कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है, हाँ या ना? भारत का राष्ट्रपति एक से अधिक अवधि के लिए हो सकता है, हाँ या ना? लाभ का पद धारण करता है तो राष्ट्रपति निर्वाचन का पात्र। तो तीनों के तीनों सही है नहीं है? सुनो, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए किसी आदमी की आयु 58 साल होनी चाहिए। कौन सा? सॉरी 35 साल होनी चाहिए। कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 58। आर्टिकल पुनर्निर्वाचन हो सकता है, आर्टिकल 57। बड़े ध्यान से सुने,
हमारे कंट्री में राष्ट्रपति के बारे में अगर पढ़ेंगे तो राष्ट्रपति क्या है, तो आर्टिकल 52 में भारत का राष्ट्रपति है। अरे हाँ या ना, आर्टिकल 52 में भारत का राष्ट्रपति है। और आर्टिकल 53 की बात करेंगे तो आर्टिकल 53 में इसकी कार्यपालिका 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन 55 में निर्वाचन का 56 में इसका क्या है, इसका कार्य, 57 में इसका पुनर्निर्वाचन, क्या है इसका 58 में क्या है इसकी, और 59 में क्या है इसकी पद की शर्तें, और 60 में क्या है इसकी, अरे क्या है इसकी 61 में क्या है इसका अब मेरी बात जरा गौर से सुने, थोड़ा सा याद कराता हूं उसके हटता हूं। देखो पॉइंट समझो, भारत के राष्ट्रपति आर्टिकल 52 में कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, एक या दो, भारत का राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख है, भारत का प्रथम नागरिक है, भारत के राष्ट्रपति में कार्यपालिका शक्तियां निहित हैं, यह आप सभी को पता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली और आनुपातिक प्रतिनिधित्व, सीक्रेट बैलेट, गुप्त मतदान होगा। इस सब के बारे में कौन सा आर्टिकल बोलता है, कौन सा बोलता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल कितनी साल है, राष्ट्रपति उससे पहले मर भी सकता है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है, और राष्ट्रपति अपना, अब सुनो, आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि भारत के राष्ट्रपति के लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग कौन से आर्टिकल में किया गया है? जितने लोग 61 बता रहे हैं हाथ उठाएं, वेरी गुड, हाथ उठाओ जल्दी सभी, 61 वाले हाथ उठाएं, आप सब गलत हैं। भारत के राष्ट्रपति के लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग 56 में किया गया है, और राष्ट्रपति के महाभियोग का तरीका 61 में दिया गया है। भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है महाभियोग से, यह शब्द लिखा हुआ है कहां पे, जोर से, और महाभियोग का तरीका कौन सा है, कहां है? जैसे ज्वाइंट सिटिंग के बारे में दिया गया कौन सा आर्टिकल है, 100। आपसे पूछ ले कि ज्वाइंट सिटिंग की, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर करता है, आंसर क्या होगा? कितने बच्चों को लगता है आंसर होगा 108? हाथ उठाएं। 108 वाले सारे गलत हैं। सुनो, भारत का राष्ट्रपति ज्वाइंट सिटिंग बुलाता है 108 में, लेकिन ज्वाइंट सिटिंग का प्रक्रिया दी गई है 100, इसीलिए आप फेल हो जाते हो। दिस इज द ओनली रीजन। आप पॉलिटी पढ़ते नहीं, उसे रटते हो। क्या करते हो? प्रक्रिया दी है 118 में, और प्रोविजन दिया प्रोविजन दिया इसका 56 में, और प्रक्रिया दी है। राष्ट्रपति अपने पद पे एक बार से ज्यादा पुनर्निर्वाचन हो सकता है। राष्ट्रपति की चुनाव लड़ने से पहले योग्यता कौन से आर्टिकल में? चुनाव जीतने के बाद जैसे कुर्सी पे बैठेगा, योग्यता कौन से आर्टिकल में? यानी राष्ट्रपति इंटर इनटू द ऑफिस, जब ऑफिस के अंदर घुसेगा उस समय की योग्यता 59 में, और चुनाव लड़ने से पहले की दोनों में योग्यताएं। राष्ट्रपति संविधान की शपथ लेता है, आर्टिकल आपसे पूछ लेगा कि भारत के राष्ट्रपति की शपथ में किन 3 शब्दों का प्रयोग किया गया है? रक्षा, प्रतिरक्षा और परिरक्षण, इन 3 शब्दों का प्रयोग राष्ट्रपति शपथ में किया गया है। राष्ट्रपति की शपथ कौन सी अनुसूची में दी गई है? आपसे पूछेगा राष्ट्रपति की शपथ अनुसूची 3 में है क्या? बस खत्म। है या नहीं है? नहीं है। आर्टिकल कौन से में? बाबा नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।